माननीय सभापति जी, माननीय चेयरमैन साहब ने उसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिजनेस बिजनेस प्लीज बिजनेस। हाँ, माननीय एलओपी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्लीज प्लीज। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सदस्य जो यहाँ वेल में हैं, कृपया अपनी सीट पर जाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सबके लिए है, पूरी इंसानियत और देश के लिए है, और सबकी आम सहमति, सारे दलों के नेता इस प्रस्ताव को लेकर गए थे। माननीय चेयरमैन ने आम सहमति दे दी। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैं आग्रह कर रहा हूं, कृपया अपनी सीट पर जाएं, कृपया अपनी सीट पर जाएं, कृपया अपनी सीट पर जाएं। मैं आग्रह कर रहा हूं, माननीय एलओपी को बोलने दे। प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस। Sir, through you, sir. 1 minute. Through you, sir, I'd like to request Honorable Member of Parliament, Shri Vijay Sai Reddy ji, a very senior leader who understands the decorum of Parliament, understands the importance of continuity and starting the discussions on this very important subject which has affected the whole world. It's not about one state, another state, a political party or another party. Here we are discussing something which relates to humanity, and all of mankind is concerned about COVID. I would like to request my friend and colleague Shri Vijay Sai Reddy ji that he should take this matter up with the chairman. Ultimately, the deputy chairman has also mentioned that the chairman in the morning has ruled on this subject, and we shall also discuss with you your concerns. But I would like to appeal to you to allow the House to discuss this very important subject that's affecting the whole world today. All of India is watching us, watching this debate on COVID, and my request is that you may kindly help us to discuss this important matter, participate in this debate, tell us about how Andhra Pradesh also faced this and tackled this COVID, give us some good guidance for the nation to also benefit from your own experiences, and let us have this in a very positive and friendly manner, this debate, in the interest of the nation, and kindly take this up with the chairman, your adjournment motion at a later date. Thank you. मेरा आग्रह है, आप प्लीज सीट पर जाएं। यहाँ खड़ा होकर प्लीज बातचीत न करें। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज अपनी सीट पर जाएं। प्लीज अपनी सीट पर जाएं। प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं। प्लीज जैसा रवि जी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज गो बैक। यह निवेदन, चेयर का भी निवेदन है आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय, इस पर बोले आप। प्लीज मैं बार बार अपील कर रहा हूं आपसे, निवेदन कर रहा हूं, गो बैक टू योर सीट्स। To your seats.
माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी सीट पर जाएं, बैठें। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्लीज, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह सबके कंसर्न का विषय है। पूरा देश जानना चाहता है कोविड के क्या हालात हैं, किस तरह से इन्हें निपटने की चुनौतियां हैं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। इस तरह से प्ले कार्ड लेकर के नारे लगाना और महत्वपूर्ण विषय पर बहस न होने देना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मेरा आग्रह होगा कि कृपया अपनी सीट पर जाएं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। कोई बात आपकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। 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 भाई माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं, उनको आप बोलने दीजिए। आप जाइए बाहर। माननीय एलओपी को बोलने दीजिए। मुझे कहना मेरे सामने ऐसा था। यू ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर। एलओपी को आप बोलने दे। हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। माननीय अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। आई एम रेडी टू स्पीक। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे। डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन। श्री स्वपन दास गुप्ता। प्लीज May I take off my mask? Okay. So, if at the cost of over this din, I thank you for giving me an opportunity to speak on this rather important subject, which I think has concerned not only India but the whole world. I think I would be fair in saying that when we met at the very initial point of the pandemic, there were a lot of us who believed that this would be a short-lived experience. We thought that perhaps even if 2020 was ruined, we would see a better 2021. But I think it's now very clear that not only are we talking about the second wave, we are not only talking about the second wave, we are also anticipating a third wave. It may be worth pertinent if we were to go back to history, we'd find that the Spanish flu epidemic which took place at the end of World War I led to about 50 million deaths, and of which
most of it was contributed by the second wave. Now I think so I think it's quite clear now that what we are facing is a long-drawn struggle. We are facing something akin to a prolonged war. And this prolonged war is something which is not only something, which is not something which affects only India. Please go back to your seats. Which affects Please go back to your seats, Mr. Rajyasabha Reddy. This is not the proper behavior. You are a seasoned and senior member. This is not proper behavior. I think I may be right in saying This is completely if I was to start unparliamentary behavior. how do we deal with such a pandemic? And I think the answers are not necessarily easy. It's not necessarily easy. If I may start by saying, sir, if I may quote a line, sir, it is rather difficult and distracting to talk over this. I think all the same I'll try. I think a lot of us may be aware, or at least those, my friend Mr. O'Brien there might be aware of the passage I might be reading, because the author of that passage is someone who the state government of West Bengal appointed in the Global Advisory Board to contain the pandemic. And I quote, "The goal of social policy in these times of change and anxiety is to help people absorb the shocks that affect them without allowing those shocks to affect their view of themselves." In other words, how do we cope with the crisis without destroying the very esteem of people who've been affected by the crisis? This is a quote from the Nobel Prize winning Abhijit Banerjee. I think when we, in terms of social policy, have to decide, it's basically we have to take a balance of risks. That is what it's all. Choice in this matter, policy is always about. It's about how do we balance the various risks at play. There is, of course, one way of just saying to seal off yourself from the rest of the world. Some of you may remember the case of Sir Isaac Newton, who in the time of the Great Plague shut himself off in a village for 3 years and produced some of his best and most creative works. Alas, that is a luxury I think we can ill afford today. I think we have to decide how much pain we can endure and how much relief we can give to people. I think when we decide that lockdown is only a temporary strategy, we take into account the fact that economic life must continue. We take into account the fact that we must try and restore as much as is possible the livelihood of people. We decide how much of relief through the state we can give to people. And all these are very important. The amount of relief the state has given to the people is considerable. I think today the minister, when he replies, will be in a better position to give all the statistics before us. But a position where we have a situation where roughly 2/3 of the population of India is getting free rations
up to a very large extent, is a very, very major step. It is also a very major step when we can raise the Manrega rates. It's also a very major step when we can actually give 500 rupees every quarter or every month for a long time to those who are the most destitute of them. And all this is possible because we had an economy which was resilient. We had an agricultural sector which was resilient. A vulnerable India would not have been in a position to tackle any of these crises. And I think this is the most important thing to realize, that today we have got to a particular position partly because the Indian economy was resilient, is resilient. We have a surplus of food grains, and that is what has enabled us to tackle this crisis. And on top of that, we have a sufficient scientific manpower. We have an industrial base which is capable of adding to those of the sciences. But despite this, I would say that this pandemic has been a constant learning experience for us. And I would just like to point out 3 or 4 features of this pandemic which I think should really take it. I am not going into the fact that we have already vaccinated something like at least 32 crore people who've got their first dose, 8 crore of people plus who've got both the doses. These are facts. These are facts which cannot be denied. In terms of the sheer scale and the magnitude of the operation, I think this is phenomenal. But at the same time, we must realize that there are few things we must think from which we can learn and which we can tackle as far as this is concerned. The first is the importance of open-mindedness. I think a lot of us say that we go by scientific evidence. We go by the guidance of scientists. The problem really arises when there is no unanimity among the scientists themselves. I think some of us may remember at the fag end of the budget session of 2020, when certain people wore masks and came into the house. That was at the very initial stages of the pandemic. And I think 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहे हैं, 15 मिनट के लिए सदन स्थगित। at that point objected to
ये माना और जो समय आपने फिक्स किया था उसी के तहत हम, हालांकि आज दूसरे सब्जेक्ट आने वाले थे, लेकिन कोविड एडिशनल एजेंडा में आने की वजह से तो हम ये समझे कि आज तो कोविड सब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन आप इस सब्जेक्ट को लाए और जो हमारी इच्छा थी, सारे सदन की इच्छा थी, सारे मेंबर्स की थी कि इस पे बात हो जाए, चर्चा हो जाए। चर्चा में जो भी आएगा उसका फायदा सरकार भी उठाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसी दृष्टि से हम इस चर्चा को डिमांड कर रहे थे और नोटिस भी दिए थे। लेकिन आज जब मैं बात करने के लिए उठा, उस वक्त मैं जब बात करने के लिए उठा तो मेरे सामने सिर्फ 4-5 मेंबर आकर मेरे हकूक को अगर छीन लेते हैं और आप चुपी बैठते हैं तो एक बहुत सदमा मुझे हुआ और आई फील इंसल्टेड। दिस इज नॉट गुड। I have got experience of 50 years continuously. I have not lost single election in my life, except this, where I know that people who interfered, how they did elections. Goel knows that. Therefore, I don't want to talk because he is also one of the party for that. Whatever it may be. Sir, when we are ready to speak politely and humbly, we want to put our views. You should have created a ground for that. But few people took entire house to run without the same issues. Whatever issues in 2-3 years back, same issues practically they are telling. But government could have solved that. There is no problem. But anyway, I feel this hurt and it should not happen in future, at least to other members. सर, हम कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। तीसरी लहर भी आने वाली है, ये हर साइंटिस्ट कह रहा है, लोग कह रहे हैं, हमारे लोग भी इसके बारे में पहले ही जागृत कर दी थी और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई जगह इसका जिक्र अपने पार्टी में किया है। इस सभापति जी, उपसभापति जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। जान हथेली पर रखकर लोगों की मदद करते हुए बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा बहनें और सरकारी और गैर सरकारी लोग महामारी के शिकार बने, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं और जो इसमें गुजर गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि सभी की ओर से अर्पित करता हूं। और खाने से लेकर ऑक्सीजन की लंगर चलाने वाले सामाजिक क्षेत्रों के लोग, खासकर दिल्ली में मैं देख रहा हूं, दूसरे जगह भी देख रहे हैं, आप भी अपने माध्यम से आपको इसका इंफॉर्मेशन मिला होगा। ट्रेड यूनियन के साथियों, युवा कांग्रेस के नौजवान, एनजीओ लोगों के साथ सारे मददगार और डोनर्स, इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे संकट के घड़ी में, संकट के समय में लोगों के तकलीफात में, दुख दर्द में शामिल हो गए और उन्होंने ये सारी खतराएं मोल कर मानवता की सेवा की और खासकर
मीडिया कर्मचारी भी, वो भी लोगों में जाकर उनकी पूछताछ की, हालात पूछे और किस ढंग से इंतजामात हो रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, कोविड अफेक्टेड लोगों के अंदर गए और उन्होंने लोगों को भी ये बताया कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। उसके लिए वो भी लोग बहुत मदद किए, उनको भी मैं इस संदर्भ में याद करता हूं। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए, ये उनके फोटो है। मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो हमारे सभी मित्रों ने जो इसमें काम किया है, लेकिन उसकी भी याद करते हुए, और मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी हैं कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी बहुत से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार। उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है, सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे, क्यों ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, क्यों वो काम नहीं हुआ, ये भी याद रखें। इतने बड़े देश में कोरोना से कितने लोग मरे, क्या ये रहस्य ही बना रहेगा? सरकार कोरोना से 4 लाख से अधिक मौतों की बात बनाती है और बहुत कम आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन सर, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जो आज सब मिला के 5 लाख का आंकड़ा सरकार दिखा रही है कि इतने ही मौत हो गए, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब आपको, देखिए इस देश में 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। और नंबर, अरे 6 लाख तो विलेजेस है में, तो सुनिए, अरे आप देख लीजिए, आप देखो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होता। आपस में बात ना करें प्लीज। मेरा नेता सदन से आग्रह है, मंत्री जी, नेता सदन जी से भी हमारा आग्रह रहेगा, गंभीर विषय पे चर्चा है, सत्ता पक्ष को संयम से सुनना पड़ेगा
और जब इनके लोग बोले हम यहाँ से व्यवधान नहीं करेंगे, ये चर्चा का तरीका नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बोल मेरा रहे हैं आग्रह है कि सभी लोग संयम से सुने। माननीय आनंद जी, नहीं। सभी लोग संयम से सुने, सभी लोग संयम से सुने। मैं आंकड़े प्रधान नहीं होगा और सभी दलों की अगर ये सहमति बनती है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और माननीय एलओपी से भी अनुरोध रहेगा कि हम सब इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। इसको सिर्फ एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाएं। डिबेट में से अच्छे सुझाव निकले जो पूरे देश को भी लगे कि ये उच्च सदन ने देश को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। आगे के लिए थर्ड वेव आए तो कैसे हम सब मिलजुल के इसको सामना करेंगे। तो हम सब ये संयम रखें कि थोड़ा टिक्का टिप्पणी करने के बदले विषय की गंभीरता के हिसाब से पूरे जो उम्मीद है ये सजेशन गंभीरता को आप सब बनाए रखेंगे। लेकिन समय की कमी होने से मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं बोले तो जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है वो कर रही है। इसके लिए अब नंबर ऑफ सिटीज, अर्बन टाउन्स ये 7,935 है। तो इसमें एक 10 भी अगर अब एवरेज ले लिए तो 7,93,500 है। नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 18 है, 20,000। इसका विनय विश्वम जी, 3,60,000। सो एवरेज 52,43,000 तक आता है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना जो है कि सिर्फ 4-5 लाख हो गए हैं और उनके बारे में वो हमेशा यही बात बोलते हैं। यहां तक भी मैं अपने बात को एक ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की। और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। दूसरा, मैं सभापति जी 2020 में कोविड महामारी के इतने घातक नतीजे होंगे इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसीलिए आरंभिक दौर में ही कोई भी इस मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मेरे पास सुझाव है, हमारे नेताओं ने भी सुझाव दिया था। और आप देखेंगे बहुत से मीडिया में भी जितने भी सुझाव आए हैं, नेता को छोड़ के वो कई प्रश्न डाले हैं, उनका उधर अगर ध्यान वो लोग देते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ, 8 बजे जैसा अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या जो उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। तो ये जो है उससे माइग्रेंट वर्क कितने परेशान हो गए और हर जगह से लोग, आप देखें उसके सीनरी हम कहना नहीं चाहते कि आप आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो, व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को? तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है
इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। और दूसरी, पद इंतजामी के नाते पहली लहर में देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं, विजयी हो गए हैं। कहीं तो ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए, और तालियां और थालियां, उसके साथ जो है दीपक। अरे अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए, दीवा लगाने में मग्न हो गए। और ये चीजें जो आप कर रहे थे, इससे ये लगता है कि आप चिंतित नहीं थे, आप लोगों को एक झूठा पिक्चर दे रहे थे। नहीं, यही हिस्सा दूसरे देशों में भी था, लेकिन उन्होंने दूसरी लहर की तैयारी की थी, जैसा कि ब्रिटेन है या दूसरे जो देश, वहां पर भी यही हालत थी। तो उन्हें दूसरी लहर में क्या करना चाहिए, इसका उन्होंने पहले से ही सब एस्टिमेट किया, अंदाजा लिया और वहां पर इसको कमी करने के लिए कोशिश की। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक तरफ कोविड की महामारी से लोग बहुत ही निराश होके दुख में हैं। हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे, इलेक्शन में मग्न है, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और लोगों को एक तरफ कहते हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी रखो, मास्क पहनो। भाई आप क्या कर रहे थे वेस्ट बंगाल में? आप क्या कर रहे थे दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहा था? आप खुद जाकर उस जिस रूल्स को आपने बनाया, उस रूल्स को तोड़ने का अगर क्रेडिट किसको देना है तो इस सरकार को देना है, आपने की। सर हाँ, ये सबको तबाह और तंग करने की कोशिश की। आपका समय समाप्त होने वाला है माननीय लोग। सर, अरे मेरा तो इतना अभी कहने का है। पर आप कोविड वैक्सीन कितने लाने वाले हैं? तय किया है 4 घंटे, उसी के तहत मैं आपसे कह रहा हूं आपका समय समाप्त होने वाला है। नहीं, अब देखिए, आप अगर ऐसा कहे तो मैं बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, ये समय आप लोग तय करते हैं माननीय एलओपी में। चेयर नहीं करता, चेयर वही करता है जो आप लोग तय करते हैं। देखो, इसके वजह से, कोविड के इस मिसमैनेज के वजह से लोगों के नौकरियां गए, इकोनॉमी तंग और तबाह हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसा नहीं, और लोगों के हाथ में पैसा दो, ये हमारी डिमांड थी। और खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने और सभी ने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा दो ताकि उनको खर्च करने के लिए ये मिले। जब आप खर्च करने के लिए उनको पैसा मिलेगा तो नेचुरली एमएसएमई सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दुकान हो, खरीदने के लिए उनके पास आते हैं, तो सारी चीजें ठीक होती। लेकिन वो बात भी आपने नहीं सुनी, उसको भी आपने नजरअंदाज किया। और आज इस देश में आपने कहा कि वैक्सीन हम दिसंबर के अंदर सभी लोगों को देने वाले, लेकिन आज की हालत है 2 डोज किनको दिए हैं
सिर्फ 5% लोग हैं, 5.33। अरे आपके आंकड़े देखो, फिर बाद में बात करो। तो ये सुनिए, अरे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आपका समय खत्म हो चुका है, प्लीज कंक्लूड। 1 मिनट, 2 मिनट प्लीज। देखिए, टोटल पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर वालों का 10 करोड़, और फर्स्ट डोज जिनको मिला वो 10 करोड़, 99% उसमें मिला। 45 से 60 साल के लोगों को सिर्फ 65.67%, 18 to 45 को 108 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 15 करोड़ डोसेस मिले, एक यानी 14। ये डबल डोज के कितने हैं? सिर्फ 5 करोड़। तो इसीलिए ये जो आप लोगों को कह रहे हैं कि हम सब सही आंकड़े के साथ ही बोल रहा हूँ, ये देखना है। देखिए प्लीज। तो 2 मिनट ऑलरेडी हो गए और अधिक, माननीय लोग। प्लीज नहीं, थोड़ा देखिए, प्लीज कंक्लूड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कही कि आपके इंतजाम ठीक नहीं है। यूपी में जो कुंभ मेला कर रहे थे, किसकी नहीं सुने। उसके बाद और एक कावड़ यात्रा करे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई एक पैंडेमिक में तुम ऐसा करना ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तभी आप करने को तैयार हो गए, लेकिन आप दिल से एक बात भी नहीं किए। ये लोगों को परेशान करने की बात है। कंक्लूड नाउ यस, अब जब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला, समय बोल रहा है माननीय। नहीं सर, मैं इतना ही कहूंगा कि समय बोल रहा है, समय के तहत हमको चलना भी है। तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर को मिलके 3 लेटर दिया। एक सोनिया गांधी जी से लिखे सो, मनमोहन सिंह जी लिखे सो, मैं खुद लिखे सो। 31 मई को खुद मिलकर उनको उनके घर में ये लेटर दिया। इतने सुझाव हमारे से आए हैं, इसको आप अनुष्ठान में लाओ, लेकिन उसका कोई उत्तर भी नहीं है, उसके बारे में कुछ कहने का भी नहीं है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप जरा गुस्से में दिखते मेरे। नहीं, मैं क्यों गुस्से में दिखूंगा? जो समय आप लोगों ने तय किया है, कृपया अपनी बात मेरे ऊपर न डालें। नहीं, क्योंकि 1 घंटे में तो 1 घंटा तो चले गया। अब दूसरी बहुत से बातें थी, वो बड़ा, इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अपील कर, लोगों ने, उन्होंने अपील की, लोगों ने थाली बजाई, दिया जलाया, खुद को घर में कैद रखा। लोगों ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनका भरोसा क्यों तोड़ा? प्रधानमंत्री जी, आप समस्या सुलझाने में विफल रहे और स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर ड्रॉप कर दिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद। हर चीज प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर नहीं लेते। धन्यवाद। किसी को बलि का बकरा बनाकर चले जाते। धन्यवाद। आपने काफी समय नहीं अधिक लिया। ऐसे है, बहुत से चीजें मेरे पास है। मैं 15 पॉइंट सुझाव आपको देने वाला था, लेकिन आप समय की अभाव से नहीं है। मैं लिख के भेजूंगा, पहले भी लिखा था, आज भी लिख के भेजूंगा। अब आपको इतना ही कहूंगा, इसके बारे में अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। देश में इसके बारे में सभी लोगों को सोचना है। हम कोऑपरेट करेंगे। ऐसे वक्त जब मुसीबत आती देश के ऊपर, और पूरी दुनिया में आई, सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, तो इसीलिए हम तो इस सरकार को कोऑपरेट करेंगे। जनता के जीवन को अच्छा करने के लिए, जान को बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद माननीय लोपी। माननीय सदस्यगण, समय जो तय हुआ उसके अनुपालन में आप सबको रहना है। मुझे सिर्फ समय की याद दिलानी है, नहीं तो समय जो आपने तय किया उस समय तक बहस आप पूरी नहीं कर पाएंगे। प्लीज कोऑपरेट, ये मेरा अनुरोध है आपसे। श्री स्वपन दास गुप्ता जी, टू कंक्लूड योर स्पीच।
Please allowing me conclude. to resume the innings. I just wanted to point out that there are three features which I think are very important in handling the third wave, the likely third wave which we anticipate. The first is an approach of flexibility and open-mindedness. As I pointed out, there is no such thing as conclusive scientific evidence. These seem to be getting revised periodically. If I may use a terminology which is more familiar to my Marxist friends, they seem to be moving from correctness to correctness. And I think that is something we have to be wary of, and not accepting anything as absolute dogma. And that open-mindedness is very necessary. Secondly, sir, you would have realized that in handling the pandemic, the role of the state has become paramount. Whatever people may have thought about how much the state should occupy in the economy or in society, in these exceptional circumstances, it has become the driving force. Now, the state to become the driving force, it requires trust. And so, trust has to be established in the state. And for trust to be established, there are two things. One, transparency. We must not fudge figures. We cannot say a COVID death is because someone died of a heart attack. And that, alas, it has been happening a bit too often. I don't need to specify from where. The statistical reportage must be absolutely authentic. And I think this is a rule which applies to the central government, to the state government, to local authorities, to everybody. If the situation is bad, we must say it is bad. The second point which we must talk about is we must be fair. The government, the state must be seen to be fair. We cannot have a situation where vaccinations are meant for one section and not for another section. That is what has happened in some parts of the country. We cannot have a situation where we have a total lockdown in one part of the city and we have a complete openness in another part of the city. One festival is allowed, another festival is not allowed. That sense of unfairness cannot be allowed. And finally, sir, this is a pandemic, a global pandemic. And in India, the constitutional provisions say health is a state subject. Now that's the reality. But it is quite clear that it is beyond the capacity of only a state government to handle a problem of such magnitude. It needs the cooperation of the centre. And at this point, we need that sense of mutual exchange, mutual cooperation, which, alas, we find is not there. Sometimes there may be legitimate objections, but we cannot have the state going the left, the centre going the right. We cannot have that situation. There has to be a measure of coherence. There has to be a measure of unity of purpose. And that unity of purpose is only imperfectly here. Thank you. We cannot have a situation where the vaccines are there, but people say there are shortage of vaccines. I'm not making any particular accusations, but I think everybody in this House knows what I'm talking about, and everybody in the House knows that if we have to fight a national crisis, we need a national bent of mind. Alas, that has only been there in patches. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Dasgupta. The next speaker is Dr. Santanu Sen. Good afternoon, sir. Before coming to the point, on behalf of All India Trinamool Congress, let me ensure you that till 13th of August, we are going to protest every single second of every working day against the biggest international scam involving billions of dollars, and that is nothing but this Pegasus. It has hacked not only the journalists, not only the opponents, not only the politicians, it has hacked the phone of our All India General Secretary, learned Member of Parliament, Abhishek Bandyopadhyay. Come to the subject. Come to the subject. We are not going to spare a single second. Let me tell you the facts, sir. Now, let me come to the point of COVID.
showing my homage to all the departed souls who have left us of COVID, quoting John Wooden. Sir, failure is no fatal, but failure to change might be. The problem with our present government is they are failing to change themselves. That's why it's becoming fatal. So let us remember the first COVID case. It was on 30th January in Kerala. Sir, once again I will ensure you I will maintain the gesture. Certainly I will address our Narendra Modi ji as our learned Prime Minister. I will never call him Dada, though he used to call our Chief Minister Didi sarcastically. But I will tell him learned Prime Minister. Sir, 24th and 25th of February, our learned Prime Minister was busy holding Namaste Trump. We know the fate of both the persons became same, unfortunately. He was busy in doing horse trading for Madhya Pradesh government, sir. Later on, he took whimsical decisions about the migrant labours. The entire rural India got infected of COVID. What we have seen? When the question of testing came, this government purchased testing kits from China with a profit of 145%, and that found to be faulty. That found to be faulty everywhere. Thousands of migrant labourers died on the road, sir. Even the government refused to give the train fare. Come to our West Bengal. Our Chief Minister offered the train fare. Not only that, she has given employment to all those migrant labourers who have been thrown from different parts of the country. Sir, though COVID is a multi-peak system disease, the situation and scenario is not same in every state of the country, but there was no value in the federal structure of the government. Unilateral advisories. States' hands were tied, sir. Sir, there were stringent restrictions to several issues so far the states are concerned. Though I would like to remind you, the concept of safe home, the concept of physical distancing by drawing circles on the road, the concept of physical distancing, the concept of comorbidity studies, or all these were the brainchilds of none other than Madam Mamata Banerjee, the Chief Minister, Health Minister of our state of West Bengal. Sir, our learned Prime Minister said, Kurukshetra war was won in 18 days. We will be winning over this battle against Corona in 21 days. What has happened? He has asked us to beat drum, to light the lamp, and we followed it. Unfortunately, the government and the BJP leaders, they tried to make our Prime Minister not Prime Minister, international leader. So, they declared that we have won this battle against COVID. No preparedness for the second wave. Second wave came in. What has happened? What we have seen? People who are dying on road because of scarcity of oxygen in this 21st century. Can you believe it? Our Chief Minister offered a piece of land to build an oxygen plant. But our learned Prime Minister has given sanction to his beloved state, Uttar Pradesh, where the dead bodies were found to be floating on the rivers. It's most unfortunate. Sir, everyone is well aware of the Kumbh Mela. Crores of people got infected because of that. Sir, what has happened during this election? If they were really conscious, Tamil Nadu was having 234 assembly seats. They are having election in one phase. Our state of West Bengal, the biggest threat to our learned Prime Minister, we are having 294, 8 phases election. What was the infectivity rate? Before the election started, it was only 2.3%. And after the 8th phase of election, it became 33%. Again, kudos to our Chief Minister because of our effort. Once again, the infectivity rate has come down to 1.8% as of now, sir. Sir, we have started the vaccination on 16th of January. Initially, there was a lot of hesitancy because there was a lack of awareness among the people of the country. No awareness program, no proper policy. It's very shameful for us, being Indian. Lancet, the oldest medical journal of the world, WHO, Supreme Court,
several high courts of the states, several countries like Brazil, Canada, UK, they have categorically criticized the COVID fighting policy of our India. What can be a more shameful incident for us, sir? Sir, this Prime Minister, we have heard, he was saying few days back, one earth, one health policy. On the contrary, only few months back, he has said, one vaccine, three prices policy. Can you believe it? India, we have faced one vaccine, one price for central government, one price for state government, and the other price for the private sectors. They have categorically opened up the floodgates for corruption. What we have faced, sir? Sir, the vaccine producing companies are not getting paid regularly. The vaccine producing companies are not getting paid regularly. The vaccine producer has left India and he was a jet category protectee provided by our government of India, sir. Sir, initially, they have disordered the responsibility. Our learned Prime Minister and our Health Department said, we are not going to take the responsibility to vaccinate those who are below 45. Why, sir? Are they not the voters? Are they not the Indian citizens? States decided to purchase. Our state gave money. They were denied. Once again, they have centralized the power of this vaccination, sir. What has happened? We have seen our government was busy in Central Vista project, spending 80,000, 90,000 crores. What about the 35,000 crores that was the budgetary allocation for COVID vaccination, sir? What about the PM Care Fund, sir, which was not at all audited by CAG? The problem is, our Prime Minister is more in a mode of publicity master. That's why once again on 21st of June, he started beating his own drum. He once again became in a self-congratulatory mode. He once again tried to play in one-day international instead of a test match. And he has said, we have inoculated this amount of vaccine, we have crossed USA. Unfortunately, if you compare the population ratio, sir, you will see you have vaccinated only 1/3 than that of USA. And if you count the total vaccination, you know 2 doses are needed. It's 4.8% of Indian citizenship have been vaccinated by 2 doses only as of now. Sir, it's not only in a case of Bengal. Maharashtra, Jharkhand, Rajasthan, Punjab, Delhi, all of them are facing this acute crisis of vaccine. Sir, when the National Health Mission says that the highest vaccination rate is in the state of West Bengal, when the National Health Mission says that the vaccination wastage is least in West Bengal, least allocation for West Bengal, why such stepmotherly attitude for Bengal always, sir? Sir, data says, if we inoculate 10 million per day, then we can tackle this third wave. And if we inoculate 3.2 million per day, then it will take 45% to be inoculated till December, and we can inoculate 60% at the end of March 2022. Sir, the most unfortunate part of the story, largest COVID vaccine producing country, we are exporting 6 crores of doses in 2 months, and we are starving. We are not getting vaccinated. Sir, let me remind you the affidavit that has been given by Government of India before Supreme Court. What it said, 186.6 crore shots needed to vaccinate all above 18 years. And 135 crore will be available till December 31, 2021. But what our learned Minister Prakash Javadekar said in the month May 2021, he said between August and December, there will be an availability of 260 crores of vaccines. One minister is saying something, data is saying something, affidavit that is being produced before Supreme Court is saying something. Just imagine the real picture, sir. The main problem is our government is always in a self-congratulatory mode. They know some of their leaders are saying corona is a virus. It has got the right to live. Can you believe it? Some of their ministers saying have some Bhabiji Papor, you will get rid of corona. Some of their leaders are saying have a drink of cow's urine or cow dung, you will be get rid of corona. That is the main problem. And what we have seen, just to disorder the responsibility, our previous health minister has been made a scapegoat. But we are hopeful that we have seen the dead bodies floating on the rivers during the second wave.
but we are apprehensive that if our present health minister doesn't work properly, then that day is not very far when we might see dead bodies lying on the road, sir. Just imagine that day, because of extreme unpreparedness during third wave, that day might come when we come across dead bodies lying on the road. Sir. I have got 3-4 proposals, sir. Sir, only mass vaccination You conclude is the in main 1 minute, solution. Dr. Sen, please. Only mass vaccination is the solution, because we all know that third wave might affect the younger group, children group. Why? Because they are not yet vaccinated. So government takes a strong note regarding the mass vaccination policy. Especially availability of pediatric ventilator, it should be a must. And the federal structure should be given importance. What's wrong in it? If a lady knows better than you, what's wrong in it to have some good ideas from that lady? Why don't you come to West Bengal for a day? Just see, you have made this infectivity rate 33%. Within a span of 1 month, it has come down to 1.3% in our state of West Bengal. What's wrong in it to learn something good from it? And my last proposal before my learned health minister will be to give proper Your time is over, please to all conclude. those COVID warriors. Please have an idea in your mind to build up a COVID memorial in a centrally located place. Thank you very much, and we believe Thank you. we will not be able to see the dead bodies on the road. Thank you very Thank much. you, Dr. Sen. The next speaker is Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I think I would start by mentioning the constraints, the given situation as it existed when the virus first was cited or was detected, and the background under which we are facing this pandemic. First of all, we are facing this pandemic after 100 years. It's a once 100-year situation. No one was prepared. No state government and even the central government, even the population, the entire country was not prepared. We did not have a legislation for a pandemic. We have an Epidemic Diseases Act, which was made 1897. We have a Disaster Management Act of 2005, with which only 2 legislations with which we were supposed to handle this crisis. The whole world was affected. No one was wiser. Absolutely no one was wiser. Even now, no one is wiser, not even the medical fraternity. So every day is a learning experience, both in terms of containment, in what would be the vaccine strategy. So the strategy itself is dynamic. A system demands a dynamic strategy almost on a daily basis or on a weekly basis to address the situation. The speed and the spread, the R factor of the virus and the various variants of the virus is also not known. The kind of virus variants that are coming up in different parts of the world and how they travel, what is their contamination factor, that's also not known. No one knows everything. So to use hindsight to criticize is probably not the best strategy. It is most important to use hindsight to learn and improve. I remember we in this house, when we were discussing the statements made by the previous health minister, all of us clapped in glory, saying that we had handled the disease, we had handled the pandemic. The concern that was supposed to be raised for subsequent waves of the virus was not present in the entire house itself. To that extent, we must admit. Now, given why I mentioned this constraint is because all this points to the fact that we cannot politicize this handling of the pandemic. There cannot be no politicization of this pandemic because no one is wiser. The relationship between the center and the states, the cooperation between the center and the states is of paramount importance. Neither the center nor the state, even though health is a state subject, can handle the crisis. If it is left to the states,
then the states cannot handle it, and even if it is left to the center cannot handle it. Even if both cooperate, then also they cannot handle it, because the most important is community, the people's participation, community's participation, and which was the most important strategy of our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik in Orissa, because of which we are where we are, with one of the least positivity rates in the country, least vaccination hesitancy, and least fatalities. Another point which is very important is that all parties have to cooperate. The next important point that we have to realize is global cooperation. Let us not forget that we got the vaccine in just about 10 months' time only because of global cooperation. Otherwise, the vaccines used to take about 3 to 4 years to come. And similar global cooperation is required to even get the vaccines. And therefore, the government of India and the government will have to participate and will have to persuade, which the Honorable Prime Minister did in the G7 by saying that the developed countries, the WHO has also said that we cannot have a country where they are vaccinating 12 to 18 or even 0 to 2 years or 2 to 4 years children, and there are countries in Africa which haven't even got the first dose of the vaccine. So global cooperation is required. Then another important thing that has emerged is the use of technology. Increasing use of technology is something that we have realized, whether it is in telemedicine, whether it is in education, in the other sectors that are affected by the vaccine. As far as the implementation is concerned, the most important thing that has come out is preparedness. We are prepared for the first wave. We were not prepared for the second wave. But in Orissa, let me just recount. We are the first state in India to enforce the lockdown in 40% of the state. That is, I'm talking about the first wave. It was the first state to dedicate government COVID hospitals run by professional hospitals. We divided COVID and non-COVID hospitals. There are a number of things that were taken as an early response to a pandemic. And this is what we have to learn for the second or for the third or the fourth or the fifth wave. Let me remind the House that third wave may not be the last wave. Let me also remind the House that COVID-19 may not be the last virus. And therefore, I would like to say that the process should be to build redundancies in pandemic management. Just as in natural disasters, we have built in Orissa cyclone shelters, thousands in numbers after the 1999 super cyclone. They don't really serve any purpose when there is no cyclone. But whenever there is a cyclone, we are able to manage zero loss of life, zero casualty. Similarly, ICU beds, ventilators, COVID beds, we have to build that particular thing. Now next comes genome sequencing. Genome sequencing is something that will detect the variants very quickly. Now we have to ramp up our facility. Let me not quote the figures. We as a country probably had not been prepared for it. We have to have genome sequencing in every state and maybe more numbers in single particular state. The most critical aspect, I am not going to repeat what my previous speakers have said, is vaccine production. In vaccine production, we have to increase supply. The number of suppliers are less, not just in India, all over the world. We have to improve the supply chains. We have to increase the number of manufacturers. We have to make sure that the TRIPS itself is automatically waived in an emergency situation. We should not have been countries begging to the world that please remove or waive the TRIPS. And also, accompanying waiver of the TRIPS, there should be transfer of knowledge, know-how. As far as please make your last point. I have 2 points. I have 2 minutes, sir. So the most important thing, wherever we are currently, is that there are several unintended consequences like child marriages, abuses of women, economy, farmers, weavers, everybody has suffered. So the plan that we need to have is a consolidated, comprehensive pandemic management strategy. And this is the time to make it, and this is the House which should be contributing to making this particular strategy. Recently, Orissa's Chief Minister have made a suggestion that during the time of pandemic such as this,
the SDA, State Disaster Response Fund, where the states are asked to share 25%, should be reduced to about 10%, even better if it is not there. Another point is relating to one-size-fits-all strategies. One-size-fits-all strategies don't work. In Orissa, for example, when private hospitals are not available in several districts, there is no point having 25% allocated to private hospitals. Therefore, our Honorable Chief Minister has made a request to the central government, and during the last meeting with the Honorable Prime Minister, to change this quota to 95 and 5%. I think many other states could also be facing a similar kind of situation. There is also at this particular juncture, it is very important, because there is a fear that the third wave or the subsequent waves could affect the age group of 12 to 18 years. We have to think about the vaccination, how to do it quickly, how to ramp up the vaccination and its distribution in such a manner that this particular age group is addressed. Therefore, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has made this suggestion to the Honorable Prime Minister during the last VC, that the rollout strategy for 12 to 18 years should be thought of now. And a concerted, well laid out policy should be followed with required amount of delegation to the states to decide where to do it. When I say a required delegation of to the states, I'm not saying that you completely assign it to the states. What I'm saying is that implementation is always better if you involve the community at that particular level. Thank you, Dr. Patnaik. Your time is over. So I have like given you 1 minute more. So just Please. half a minute. Please conclude now. So I would like to end by saying that we should not, we have suffered, the country has suffered in this pandemic. We should use this opportunity to be prepared much better whenever there is another pandemic. Let me remind you also that we have had Nipah, we have had Zika, we have had all kinds of viruses, maybe in localized regions in India, but it could have actually spread to the entire country. So let's be prepared. This is the time. Thank you so much, sir. Thank you. Next speaker is Tirusri Shivaji. Thank you, Mr. Vice Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to salute the frontline workers, the doctors, the nurses, the sanitary workers, the ambulance drivers, the police personnel who have staked their life to save the people when the whole world was locked down. Sir, realizing the consent of time as always, I would like to stick to very important points. But at the same time, I cannot just jump away pointing out one or two failures of this government, the union government. The coronavirus was first began and was found in China, Wuhan, in 2019. And in January 11, 2020, the WHO declared it as a global pandemic. Sir, after that, the Parliament was working till 23rd of March. All the aircrafts were bringing in from across the world corona carriers to our country, spreading it. Markets were open, everything was in operation, trains were open. So these 12 days, had the government jumped into action, very big tragedy would not have happened. Like the migration workers suffered and many lives lost. And later, sir, what happened in the second wave of corona was more lives were lost. Saint Thiruvalluvar used to say that, Noi Nadi, Noi Mudal Nadi, Adu Thanikku Vai Nadi, Vaippa Cheyal. That is, first find what is the disease. Then go to the root of it. Then find out the solution and implement. This is it. Sir, there are many doctors, not only Dr. Shantanu who spoke now, even Dr. Jitendra Singh with the PMO, even the then health minister were all doctors. Sir, anyone would know that coronavirus is known to cause respiratory infections like common cold and acute respiratory syndromes, SARS, severe acute respiratory syndromes. So basic necessity is the need of oxygen. What happened? All the members of parliament, not only here, everywhere, everyone was receiving calls from people
one or other one is suffering from COVID, we need oxygen, we need oxygen, we need a hospital bed which is providing oxygen. It was not available. Why the government has not contemplated in making manufacturing of oxygen units? Even had the MP LADS fund not been suspended, these 800 MPs would have taken up even thousands of hospitals and would have provided with manufacturing of oxygen units. That even was not possible. So the second one, when vaccine was developed, a ray of hope came. Till then, everyone was in bleak. The whole world, after the humankind came into existence, never in the past, the whole world was locked. Whether it is Spain flu or any flu, anything which have come across was contained only within an area. But the whole world was locked. Till a vaccine was developed, everyone was bleak and we were in dark and we were not definite about our future. Yes, it was developed. A ray of hope came. But what was the government's responsibility in manufacturing or bringing in more vaccines? It didn't happen. As LOP pointed out, very less percentage of the very big population of our country has been vaccinated so far. Sir, I would like to put forth very important 2 points, 2 proposals, 2 suggestions to the Health Minister, Mr. Mandavia, who has successfully sailed the ship and has now landed with health. And I think he would take my suggestions or proposal and I expect a positive response from him. Sir, there is a modern and high capacity vaccine manufacturing facility, IVC, Integrated Vaccination Complex in Chengalpattu near Chennai. It was established by Biotech, HLL Biotech Limited under the Ministry of Health with an investment of 700 crores which is lying unutilized. It is for 1.5 years. After our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, assumed power, he only brought to limelight that such a facility is lying unutilized because of lack of additional funds. There was no private bidder to offer and take it up. So, in the interest of the nation and in the state, by way of enhancing the production of vaccines to fulfill the requirements across the country, not only our state, across the country, in a very wide perspiration, he suggested, he wrote to the Prime Minister 2 months before, in the month of May. Now, to the notice of the Honorable Health Minister, I remind the same what the Chief Minister has written to the Prime Minister. I wish to propose, I quote, I wish to propose that the assets of IVC may be handed over to the state government on lease without any past liabilities and with full operational freedom. The state government will identify a suitable private partner immediately and will make all efforts to commence vaccine production at the earliest. A suitable financial arrangement for central government to recover a part of its investment can be subsequently worked out after the commencement of operations. It was a request, sir, very important. It's a very important discussion. Right. Kindly give 1 or 2 minutes. I'm giving you 1 minute. We are talking please. about the lives of the people. Yeah, please conclude. The third wave is around the corner. It's looming around. The apprehension is there. I'm giving you extra time. Please conclude. Sir, the state government is offering. You just give the facility to the state government. We are ready to take it up and start manufacturing vaccines which would help not only to the state of Tamil Nadu but for the requirement across the country. There is another unit in Ooty which is also totally not in use. That could also be revived. And second, very, very important, sir, the supply of vaccines. Health Minister's consideration and the Ministry of Health filed a writ petition suo moto in the court that it is provided under proportion of population between 18 to 44 years of respected vaccinations are supplied to the states. But on the contrary, in practice, it is not so, sir. The number of vaccine doses provided for Tamil Nadu is only 300 per thousand, whereas for Gujarat it is 533, Karnataka it is 493, and Rajasthan 446. Why is this disparity? Why is this difference? Let it be uniform. Please. If you are giving it by proportion of population, Tamil Nadu should also get the equal share. We are not asking anything for us.
It's only to save the lives. We have got a capacity of vaccinating 3 lakh people per day. It has been developed. Our Prime Minister has repeatedly, Chief Minister has written another letter in July that he needs immediately 1 crore vaccines to fulfill the requirement there. So, sir, I think the Health Minister would take into consideration. The MP Lad Fund is different, but these 2 proposals kindly give that facility, that modern, high competent facility, which would manufacture vaccines to the state government, as well as provide immediately 1 crore vaccines to the state of Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, Mr. Siva. The next speaker is Dr. M. Thambidurai. Chairperson, sir, thank you very much for giving the opportunity to discuss the very important subject. Especially, we already faced a lot of problem, the second wave of the corona in India. The COVID-19 pandemic in India is a part of the worldwide pandemic of the corona disease 2019. Sir, it is known fact that it's originated in China and is spread throughout the world. But at the same time, we have to see that China has taken a lot of efforts to control the corona disease pandemic, that they have successfully done it. But why other countries are not able to do, that is another problem we are facing now. Especially as of May 2021, India has the second highest number of confirmed cases in the world after USA. That so much patients we are facing the problem. So I congratulate, first of all, as our Shiva said, the doctors, nurses, paramedical workers, and civil servants of the government administration has taken a lot of efforts to tackle this pandemic. Because without their help, we cannot succeed. They have taken the risks of the life. We have to congratulate them what they have done. So at the same time, sir, what our honorable member said, health is a subject of the state government. It is known fact. State has to do certain things because they are having the infrastructure facilities to tackle this problem. At the same time, center has to come forward to help the state governments. Then only we can tackle this thing. Because this disease is internationally, a worldwide disease. State cannot tackle this thing. I also congratulate our Prime Minister has taken a lot of efforts to tackle this. He made so many speeches to make awareness about the disease to the country, the whole country. We have to pride of that. Our Prime Minister has taken so much efforts in that. At the same time, he has taken the risk of his life, visiting the labs where the vaccines are producing. Especially, he visited Pune Institute and also Hyderabad Institute, and see that we have to, especially when we are manufacturing in India, it has to be produced and given to the people free. As some of the friends said, there are 3 prices are fixed. That has to be must be free, because this kind of vaccination must be given to all poor people, all the people. That is our Prime Minister also recently announced. Nearly 90 crores, I think, vaccination going to be produced and given to the people. That kind of efforts, whatever Prime Minister is taking, we are congratulating him and his efforts. We cannot criticize anyone, because what can the central government do certain things, because without the help of the state government, they cannot do anything. Therefore, sir, and also to tackle this thing, not only vaccination. Vaccination is very important. Without vaccination, we cannot control the disease. As our friend of Siva said, where in the Tamil Nadu also, the Chief Minister requested to take that vaccine producing center, the Chengalpattu district, that has to be given some importance. Because during the first phase also, when we are seeing our Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palaniswamy has taken a lot of efforts to control this pandemic.
giving free rations. Sir, already you know very well, when our Madam Amma was as the Chief Minister, introduced free distribution of rice. Because our friends said we are having a lot of production of the food grains. That has to be reached to the common man to tackle this kind of situation. Because they are struggling, they are not having any money nowadays. It is only first you have to create some kind of service and confidence among the people that government is with them and giving this kind of help to the life of the people. Second thing, sir, come to discipline. This is more important. Because our country is a democratic country. We cannot force, as China, what they are doing there. We have to make awareness of the disease. But our Prime Minister is highly, many times, giving in the speeches, Man Ki Baat and everything, he has made many speeches. That awareness must be, it is our responsibility, the elected people, our responsibility to see that the people must aware of the disease, how to control it. Because everybody is wearing this kind of mask. But if you see, most of them are keeping outside only. The namesake they are putting, they are not covering the nose or the mouth. That is, this kind of, they are not serious about this. The doctor, you would have seen that most of them are putting masks. But they are getting, so I am telling sir, this is very important because regarding the vaccination is very, very important, I said. The first dose was given. Second dose, when they are going to get, nobody knows that. The people are fearing, after getting the first dose, sometimes they are telling 28 days gap is enough. Somebody 6 months is enough. This kind of giving information, it's not creating any confidence to the people. We have to see that, as others members are suggested, and also our Prime Minister taking a lot of efforts, we have to cooperate and see. We have to produce more vaccine in India. Even necessary, as Prime Minister already cleared, to import also, that can be also done. Therefore, vaccination availability is more. This is the only solution for control disease, not any other things. And also people's participation, awareness to put mask, as you are sitting there putting mask, as I am putting here. I am always without mask, I never used to speak. Therefore, this kind of effort, I hope that our Honorable Central Government, our State Minister, new Minister, as guided by Honorable Prime Minister, will take all the efforts and see that India can be succeeded in controlling this kind of COVID thing, as other countries like China, even though it's a big country like our India, they are controlled more or less. We have to see that what sort of things they are doing also. And not only that country, in other countries, whatever the lessons we are getting, that can be used to control this. And we have to save the people of India. Then this is our must aim. There must not be any politics in that. That's why thank you very much for giving the opportunity. Thank you, Dr. Thambudurai. The next speaker is Elamaran Kurim. Thank you, sir. Thank you, sir. First of all, I salute the frontline health workers, police personnel, ASHA workers, Anganwadi workers, who are fighting in the forefront to control the spreading of the coronavirus. Sir, I would like to point out some important issues related to the life of our citizens during the pandemic time. The first COVID case in India was reported in the end of January 2020. Till the date of announcement of lockdown, we had around 2 months in hand. This time was not effectively utilized by the government for planning our course of action. The incidents such as migrant exodus and unnecessary panic among the citizens as the result of lack of planning and lack of awareness among the people. Even then, we didn't learn. The alarming countrywide surge of the second wave of COVID has thrown the lives of the people in total jeopardy. The daily infection count had become the world's highest for so many days. Number of daily deaths too had surged. A substantial part of the deaths were preventable as they were caused due to non-availability of basic infrastructure, oxygen, hospital beds, and essential medicine.
The vaccine policy of the Government of India, putting profit over the precious lives of the people in the wake of the severe health emergency following the second wave of COVID. The inefficiency, negligence and cruel insensitivity of the government towards the people's miseries, which wasted one precious year only with sound bites to media, instead of making adequate preparations by strengthening and expanding our health system and vaccine production, has created this alarming situation. Sir, throwing the lives of the people in total jeopardy in our country, so far the vaccinations were free and universal in our country. At a time when the states are not given the promised doses of vaccine, it had severely affected the first phase of vaccination itself. Everything is being utilized for the publicity of the government. In all the areas we would see hoardings thanking the government for announcing the new vaccine policy. What is the reality? The discriminatory vaccine policy of the government had attracted countrywide criticism, and the Supreme Court itself was forced to intervene in the vaccine policy. All these have compelled the government to withdraw the anti-people vaccine policy and announce the present one. So the government has actually forced to withdraw its faulty and disastrous vaccine policy as a result of strong opposition. Sir, the people will reject the condemnable effort by the Prime Minister through his national broadcast to level false charges against state governments and shift responsibility. We would see that the failed vaccine policy has not been fully reversed. The government has chosen to continue dual pricing policy. As much as 25% of vaccine production is still reserved for the private sector. That vaccine goes to the upper class of the society. As much as 25% vaccine production is still reserved. This is nothing but a license for loot the private manufacturers to make super profits. Further, at a time of acute vaccine shortage, the continuation of such a policy will dilute and weaken the need of universal vaccination, essential to prevent a third wave of coronavirus. Only the rich can afford the exorbitant pricing of vaccine for the private hospital permitted by the government. Our party CPIM had demanded for withdrawal of the 25% reservation for the private sector. The central government must procure all vaccine manufactured in India and bought globally and distributed to the states in consultation with them. Sir, during the second wave of COVID, India recorded 4,529 deaths in a single day. More deaths due to COVID in a single day than any other country in the world, any time during the pandemic. Number of daily new cases and the number of daily deaths, which crossed 4 lakhs and 4,500 respectively, are reported to be gradually coming down. It is though not uniformly across the country. According to international and national experts, these figures are highly underreported. The actual number of infection and deaths are estimated to be at least 5 to 10 times more. During the first wave, we have been shocking images of thousands of migrant workers with their families and children marching hundreds of kilometers on the road and railway tracks. Many died on the way due to exhaustion and hunger. In the second wave, the disease spread even to remote villages where the people hardly any health infrastructure or medical facilities were available and affected more young persons. The visuals of COVID patients outside hospitals, waiting for hours and days for bed, many dying before they could get one was horrifying. Several patients still unknown to each other, sharing one oxygen cylinder on the pavement of outside a hospital. Families unable to find slots to cremate their dear ones. Bodies floating the holy river of Ganges. Entire families wiped out within days. Hundreds of children left orphaned. Overstressed doctors, nurses, and other medical staff. These horrifying images will be haunting us for years to come.
Despite the disease being found in the country in January 2020 and spreading in several states, the government did not act with the required urgency to contain its spread during the first wave. The government failed in addressing the second wave also. The world have already faced second and third waves. None of these have opened the eyes of the government. Government made our country fail to put the lives of the citizen in jeopardy. And last point, sir, lakhs of workers have lost their employment and their income. According to CMIE report, 12.2 crores laborers have lost their job due to the lockouts and the shutdowns and other actions. Sir, the number of employment in 2020 was 39.6 crores, which was reduced to 28.2 crores in the month of April 2021. See, 41 lakhs youth have lost their employment. As per the COVID package, these poor people who have lost their employment and income are not subsidized. After repeated requests from our parties and trade unions for substantial financial help to the poor, these informal sector workers, in the COVID package, there is nothing to help those workers. This attitude should be changed, and the universal vaccination should be done immediately to prevent the spread of Thank you very much. Further, the next speaker is Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद श्रीमान। कोरोना कोविड-19 से संबंधित ये चर्चा चल रही है। ये सच है कि इस तरह की महामारी को आने से रोका नहीं जा सकता, उसके आने के लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि उससे होने वाली क्षति को, नुकसान को, जनहानि जो हो रही है उसको कम किया जा सकता है, बशर्ते कि कुछ वर्षों से जो सुझाव दिए जा रहे थे सरकार को, विभिन्न सरकारों को, उन पर सही तरीके से अमल किया गया होता, या यूं कहें कि गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं का चयन सही तरीके से किया गया। जैसे संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने लगातार ये सिफारिश की कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका बजट जीडीपी का लगभग 1% या 1.2%, ये सिफारिश की गई पिछले कई वर्षों से कि इसको 22 तक 2.5% होना चाहिए जीडीपी का, और 25 तक 5%। अगर ये पैसा होता तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया होता। आखिर ऑक्सीजन के हम लोग क्यों मरे? क्योंकि ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए व्यवस्था सही नहीं थी। थोड़े थे, ज्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कम से कम आदमी वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या जो कुछ बेड्स को बढ़ाया जा सकता था, अगर पैसा होता उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता। दूसरे ये कि जो वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, पता नहीं उसका किस तरीके से खर्चा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो प्राइसिंग पॉलिसी थी उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कुछ रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं गलतियां हुई या ठीक तरीके से समझा नहीं गया, एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया नहीं गया, के द्वारा बताया नहीं गया, इसलिए दिक्कतें आई सामने। एक दिक्कत बहुत बड़ी ये है, एक तो गरीबी बहुत है हमारे देश में, लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का केवल 22%, 27.1%, जबकि मरीज की जेब से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो लगभग 63% है। और ऐसी आशंका है कि इस कोविड के दौरान लोगों को जब निजी अस्पतालों में जाना पड़ा या जेब से खर्च करना पड़ा, तो
करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो जब तक गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, आम जनता को सरकार की मदद से इलाज में मदद नहीं मिलेगी, तब तक बड़े पैमाने पर लोगों को सहायता नहीं दी जा सकती। कुछ लोग तब भी मिल जाती थी बेड्स, बड़े लोग थे मेदांता में चले गए, फोर्टिस में चले गए, प्राइवेट अस्पतालों में चले गए, जो 5 स्टार होटल की तरह। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो बड़े बड़े कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो ऐसे व्यवसायिक हो गए हैं जैसे 5 स्टार होटल। इतने बड़े पैमाने पर इतना चार्ज होता है, एक दिन का 1-1 लाख रुपया और ज्यादा चार्ज होता है, लेते हैं। तो गरीब आदमी तो कोई दे नहीं सकता, गरीब आदमी तो परेशान था। सच बात यह है कि एक स्थिति ऐसी आ गई, उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने पड़ी कि डीएम हमारी फोन नहीं उठा रहा है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमारे एक सीनियर आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीसीबी रह चुके दीपक त्रिवेदी जी, उनको एडमिट नहीं करवा पा रहे थे लोग। एक दूसरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एडमिट नहीं करवा पा रहे और उनकी डेथ हो गई। इतनी खराब स्थिति हो गई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहा होता तो ये नौबत नहीं आ सकती। इसलिए जीवन पहले आदमी का। अगर व्यक्ति है तो राज्य है, राज्य है तो सरकार है। तो अगर व्यक्ति का जीवन बचाना है तो अन्य प्राथमिकताओं को पीछे करके जो जीवन को बचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे और चीजों की जरूरत हो, और मॉनिटरिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए। रेमडेसिविर कितना महंगा बिक रहा था ब्लैक में, एकमात्र दवा थी अगर किसी के इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, तो वही इंजेक्शन था जो इफेक्टिव था शुरू की स्थिति में। वो सब ब्लैक से मिल रहा, आम आदमी खरीद ही नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। तो एक तो मॉनिटरिंग बहुत ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन आप बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, आपको मैंने पहले देखा है। अब आप हेल्थ विभाग आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आप इसके बजट को बढ़वाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में, क्योंकि कौन सा रोग कब आ जाए पता नहीं, इसके लिए हम किसी पर दोषारोपण न करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय किया जा सकता है, लोगों को जीवन को बचाया जा सकता है। अगर सही माने में प्राथमिकताओं का चयन सही तरीके से हो और लोगों के जीवन को बचाने को अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और आप इसके लिए बजट बढ़वा लेंगे। मैंने बार बार कहा, बजट आने से पहले निर्मला जी से कहा था कि हेल्थ को बढ़ा देना, कब पता नहीं क्या कब विपत्ति आ जाए, और आ गई विपत्ति, आगे भी आ सकती है। इसलिए मैं तो अपने टाइम से ज्यादा कभी बोलता नहीं, सिर्फ एक सुझाव ही दे रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में अपना बजट बढ़ाइए हेल्थ का। अभी जो 2,23,000 करोड़ बता दिया वो गलत है, फर्जी। केवल 72,000 करोड़ है, दूसरे विभागों का जोड़ दिया 1 लाख करोड़, तो वाटर और सैनिटेशन का जोड़ दिया उसमें। वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का बजट थोड़ी है। 36,000 करोड़ रुपया जो है फाइनेंस कमीशन से जो उसको ग्रांट मिल रही है करेगा, इसको वाटर और सैनिटेशन को विभाग को उसमें जोड़ दिया, सब हेल्थ में, और कह दिया कि 137% बढ़ा दिया। ये चीजें मत किया करो। लोग तो सब पढ़ ही लेते हैं, सब देख लेते हैं कि वास्तविक बजट कितना है। इसलिए कभी जवाब दें तो ये मत कहिए मैंने हेल्थ का इतना बढ़ा दिया। हाँ, आगे आप 137% बढ़ाइए 72,000 करोड़ का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज रामनाथ ठाकुर। महोदय, आपने कोविड-19 बीमारी के ऊपर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपने दल से। ये सचमुच बहुत खराब बीमारी है।
और मैं इसको बहुरूपिया बीमारी के रूप में संबोधित करना चाहता हूं। असमान परिस्थिति में समान मापदंड के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मेरे नेता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने प्रति मरीज 5300 रुपये खर्च किए। सिर्फ खर्च ही नहीं किया, उन्होंने वो जागृत किया अफसरों को, जन को, जन युद्ध के रूप में उन्होंने इस बीमारी को लिया और पूरे बिहार में एक बिहार की तरफ से संदेश दिया कि जागरूक बनो। जागरूक बनने के पर ही इस बीमारी की लड़ाई ली जा सकी और बिहार इससे आम जन जो बीमार पड़े थे वो सफलीभूत हुए। हम इस विषय पर 2 सुझाव देना चाहते हैं कि जैसा प्रोफेसर राम गोपाल बाबू ने कहा कि बजट बढ़ना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के हरेक नीचे से ऊपर वाले अफसरों को जागृत होना चाहिए। जब तक जागृत नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी बीमारी को ठीक करने के लिए, हम असफल हो जाएंगे। जिन नर्सों के द्वारा, जिन डॉक्टरों के द्वारा, जिन महिलाओं के द्वारा एक बीमारी पर रहते हुए उसको ठीक करने का काम किया, मैं उनको अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और जो सेवा करते करते डॉक्टर, नर्स, सेविकाएं जो मर गई, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। महोदय, फर्स्ट स्टेज में बिना कहे हुए बीमारी आया, लेकिन इस बीमारी को स्वयं काढ़ा के रूप में, तुलसी के काढ़ा के रूप में लोगों ने अपनाया और उससे स्वस्थ होने का काम किया। लेकिन सेकेंड स्टेज में जो आया, भयावह रूप से आया। इसको भारत की सरकार ने जन युद्ध के रूप में लिया और इसको हिंदुस्तान में जो इस बीमारी की दवा नहीं बनती थी उसको बनाने का काम किया और इसको अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजने का काम किया। हम इस बीमारी को मामूली ढंग से नहीं लिए हैं और इसी का कारण है कि जो मरे हैं वो तो मर गए, लेकिन इलाज के चलते बहुत आदमी बच गए। हम इस रूप में ले रहे हैं। थर्ड स्टेज की जो बात आ रही है महोदय, इसमें हमको जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसको युद्ध स्तर पर लीजिए, दवा की पहली व्यवस्था कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए, अफसरों को तैनात कीजिए। बिहार में महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव के पीएचसी के स्तर पर बिहार सरकार ने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के चलते बीमारी बहुत कम फैला और सिर्फ पीएचसी में नहीं, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, पुस्तकालय में डॉक्टरों की बहाली की
डॉक्टरों को देख रेख में वैक्सीनेशन देने का काम किया, ये बिहार सरकार ने किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं महोदय कि सरकार, आपके माध्यम से सरकार से, कि सरकार इस बार पूरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था करे जिससे कोई शिकायत की मौका न मिले। हमारे इस सदन के विरोधी दल के नेता शुरुआत में बहुत बात बोले, थाली बजाना, बत्ती जलाना, ये बोले, और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा 50 वर्षों का संसदीय जीवन है। ठीक है, लेकिन आप को अपनी सबसे कहना चाहते हैं कि 74 में क्या हुआ था। 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी के विरोध में बत्ती जलाना, जागृत करना, गलत नहीं है। मैं गलत क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? बीमारी के बारे में उनको थाली बजाने का काम किया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट हिम फिनिश। नरेंद्र मोदी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। थाली बजाना, दीपक जलाना, इसको जागृत करने का काम किया। और हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, कि हमें भूलने की इजाजत नहीं है। हमें भूलने की इजाजत नहीं है, आपको याद रखने की आदत नहीं है। ये आदत आपको हो मुबारक। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महोदय, फिर मैं इस बीमारी को चैलेंज के रूप में लेता हूं और नरेंद्र मोदी जी से को बधाई देना चाहता हूं कि इस बीमारी पर आप कब्जा कीजिए, लोगों को बचाइए और इस बीमारी से निजात दिलाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। द नेक्स्ट स्पीकर इज प्रोफेसर मनोज झा। प्रोफेसर मनोज झा। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। कोई भाषण की शक्ल में नहीं है, एक शोक संतप्त गणतंत्र के एक अदना नागरिक समझिए या एक जनप्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर से कुछ बातें कही जा रही हैं। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर दूसरी चीज, मैंने कल सेक्रेटरी जनरल साहब से ही बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा। अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था
कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर, मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। सर मैं इससे पहले की कुछ और बातें कहूं, मेरे पास अभी वक्त है। सर इस कोरोना को मैं भी मानता हूं, मेरे पूर्व के वक्ता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें नए नए कानून की हो रही है। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंच नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए, किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का। करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए। अभी तो हमारे लीडर ऑफ हाउस नहीं है, नए नए बने हैं, उनसे मैं कहता, जब वो रेल मंत्री थे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया। इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा। अगर आप सांसद की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर। एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था, उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारत थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसको किए, इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सर बस 1 मिनट और लूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था। सर एक खत मैंने मृतात्माओं के नाम लिखा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी में एक खत लिखा, जो लोग इस दुनिया से चले गए, उसमें कुछ मैंने सलाह दी थी सर सरकार से। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल गई। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। धन्यवाद। और आपके साथ बस आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। प्रोफेसर धन्यवाद, आपको ज्यादा टाइम दे चुका हूं मैंने। सर बस 10 सेकंड लूंगा। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। मैं सिर्फ इतना आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने एक शिकायत नहीं की सर, किसी से नहीं। किससे शिकायत करेंगे? आहत हूं,
जगाना चाहता हूं, स्वयं को भी आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कष्ट पहुंचाओ, मैं उन्हीं लाखों लोगों की धन्यवाद डेड बॉडी के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज संजय राव। यही होना चाहिए था, ठीक है। मेरा माइक कहाँ है सर? हाँ सर हम बहुत ही भयानक दौर से आजकल गुजर रहे हैं। जैसे मनोज झा ने कहा, सभी वक्ताओं ने बात कही, रामनाथ ठाकुर जी नहीं है, तालियां बजाओ थालियां बजाओ, फिर गालियां भी खानी पड़ती है। देखिए, हम विज्ञानवाद में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और जीत गए, हमें 21 दिन चाहिए कोरोना का युद्ध जीतने के लिए। और कितने 21 दिन चाहिए? मैं ये सवाल हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, इसलिए कि एक युद्ध में, 2 साल के युद्ध में एक हेल्थ मिनिस्टर का तो बलि का बकरा बना दिया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपत्ति है। और हम सब लोग, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, हम सब इस राष्ट्रीय आपत्ति से अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। हम सभी ने यहां जो बैठे, हम सभी ने इस काल में किसी ने किसी को, नजदीक व्यक्ति को खोया है, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्र हो, चाहे यहाँ के हमारे साथी हो। यहाँ राजू सातव जी, अहमद पटेल जी, महापात्रा जी, सुरेश आंगड़ी जी, वहाँ लोकसभा में एक्स मेंबर्स, सभी को हमने खोया है। और तकलीफ है, राजू सातव तो 2 दिन पहले हमसे बात कर रहे थे हॉस्पिटल से, वीडियो कॉल पे 2 दिन पहले हमसे बात की उसने। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। स्मशान में 24 घंटे तक मृतकों की कतार लगी रही थी। एम्बुलेंस 2-2 दिन स्मशानों के बाहर एम्बुलेंस लगी रहती थी। गंगा के जहां जहां गंगा का प्रवाह चलता है, पटना तक, बंगाल तक, जहां वहां तक ये कोरोना के जो मृतों के शरीर तैरते तैरते वहां तक जाते थे हजारों। लेकिन कल वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां बहुत प्रशंसा की। वाराणसी में तो सबसे ज्यादा, देखिए क्या गंगा मैया झूठ बोल रही थी, जो अपने साथ इतने शवों को लेकर हमारे सामने आ रही थी। गंगा मैया तो झूठ नहीं बोल रही थी। जिस तरह से, जी हाँ, और जिस तरह से गंगा के किनारे, जिस तरह से गंगा के किनारे हजारों शवों को दफनाया गया जैसे भी लाकर, वो हम सबने देखा है, पूरे विश्व में देखा है। और इस शवों का अपमान, डिग्निफाइड मौत नहीं मिली उनको, अंत संस्कार नहीं हुआ। इंडियन पिनल कोड 297 जहां लिखा है कि शवों का अपमान नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी है और अपराध दंड है। लेकिन हमने हजारों शवों को इस तरह से फिर एक बार मारा है, कुचला है और अपराध किया है। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को दोष नहीं देता हूं। बात सिस्टम की है और सिस्टम के पीछे जो व्यक्ति है उनके बारे में है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए।
देश में देखिए महाराष्ट्र और राज्य की बात छोड़ दीजिए, चेयर को एड्रेस करिए। हाँ चेयर, देखिए आप उनको बताइए। नहीं प्लीज आप एड्रेस करिए। आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना एक दर्द है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन यही एकमात्र उपाय या मात्रा नहीं है। बात अगर हम वैक्सीनेशन की करते हैं तो पूरे, अरे महाराष्ट्र तो करेगा, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र मॉडल पूरे देश में लगाइए, आप लगाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप इस्तेमाल करिए। ये मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड सेंटर के बारे में जो कहा है आप पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप क्या मुझे बता रहे हो महाराष्ट्र? आप आकर देखिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, आप आकर देखिए एक बार। संजय जी आप समाप्त कीजिए। संजय जी आप समाप्त, संजय जी इंडिया समाप्त कीजिए आप। नहीं कुछ नहीं, योर टाइम इज ओवर। क्या योर टाइम इज ओवर? अरे अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। योर टाइम इज ओवर। नहीं मेरा टाइम कितना है आप बताइए। 5 मिनट्स। तो 5 मिनट नहीं हो गया? नहीं हो गया, 5 मिनट नहीं हुआ। यू स्टार्टेड ऑन आपका टाइम 3 पर। तो सर तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन मास वैक्सीनेशन नहीं इससे चलेगा। हमारे देश में अब तक कितने वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं? 125 करोड़ का देश है, कितने % हम वैक्सीन अब तक कर चुके हैं? आज भी देखिए पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र के कुछ शहर हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। थैंक यू संजय जी। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग दंगा कर रहे हैं। थैंक यू संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर। नहीं और हमने 6 करोड़ वैक्सीन विदेश में भेज दिए। हमने 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दिया है। नहीं आप समाप्त करिए प्लीज। इससे हमारी हेल्थ केयर की पूरी पोल खोल। प्लीज समाप्त कीजिए आप संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर इज आप ये हम तीसरी लहर अशोक सिद्धार्थ। अभी हम तीसरी लहर की बात अशोक सिद्धार्थ जी। संजय जी प्लीज प्लीज आगे अभी हम तीसरी लहर की बात करते हैं, तो तीसरी लहर की से नेक्स्ट स्पीकर हमारी तैयारी क्या है? अशोक सिद्धार्थ। हमने अस्पतालों में कितने कोरोना बेड बढ़ाए हैं, हमने कितने डॉक्टर नर्स बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन के कितने कितने वेंटिलेटर खरीदे हैं, एम्बुलेंस कितने लाए हैं और दवाओं का क्या इंतजाम किया है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसलिए अशोक सिद्धार्थ जी हैं, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। नहीं आई विल कॉल नेक्स्ट स्पीकर अदरवाइज। प्लीज आप बोलिए प्लीज। सर हाउस तो ऑर्डर कराइए सर। आप बोलिए प्लीज, नहीं तो आई विल कॉल नेक्स्ट स्पीकर। आवाज प्लीज आप बोलिए। कैसे सर बोल सकते हैं? सर हाउस ऑर्डर में कराइए ना। 1 मिनट जा चुका है आपका। सर आपने अन्याय प्लीज सर तो दोनों लोगों के साथ आप बोलिए प्लीज। उनके साथ भी अन्याय, मेरे साथ भी अन्याय। अब आप बोलिए प्लीज। आप रिकॉर्ड में केवल आपका जो आप बोलेंगे रिकॉर्ड में वो जाएगा केवल। आप बोलिए प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय। नहीं संजय जी प्लीज, केवल जो अशोक सिद्धार्थ जी बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। धन्यवाद सर, अब ये टाइम सेट कर दीजिए सर। 5 अब 1 मिनट में घंटी बजी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मान्यवर काफी वरिष्ठ साथियों ने इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी पर अपने विचार रखने का काम किया। मैं खास तौर से मनोज झा जी से और तमाम उन साथियों से जिन्होंने इस देश में जो लाखों की संख्या में लोग असमय मृत्यु के को प्राप्त किए, उनके प्रति जो अपना प्रेम दर्शाने या उनके प्रति जो निष्ठा दर्शाने का काम किया, मैं उनके साथ संबद्ध करते हुए मानवर हमारे देश की और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मैनेजमेंट को इस तरह से टीवी और अखबारों के माध्यम से दर्शाने का काम किया कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब ऑल इज वेल है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। मेरी पार्टी के राज्यसभा के सांसद माननीय राम जी, उनके भाई इस कोविड महामारी में इस वजह से एक्सपायर हो गए कि ना उनको दवाइयां मिली, ना उनको प्रॉपर अस्पताल मिला। मेरे अपने खुद भाई के ब्रदर इन लॉ, मैं पूरी रात कानपुर सीएमओ से लेकर के कानपुर कलेक्टर तक को फोन करता रहा, किसी ने फोन उठाने की जरूरत नहीं समझी और कोई जवाब नहीं। अंततः 1 बजे रात में उनकी मृत्यु हो गई। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत। और उस सरकार को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने समय समय पर
ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कितने बार ये बात बताने का काम किया कि हमको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमें गांव के गरीबों में, और खास तौर से मानवर उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए, उन चुनाव को टालने की अपील हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने की। और नहीं, उसके बाद भी 6 चरणों में चुनाव कराया गया, जिसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मर गए उसमें, और उन कर्मचारी ड्यूटी में कोविड, और उनकी गिनती नहीं हुई। उनके परिवारों को ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही उनके परिवार के किसी बच्चे को नौकरी देने का काम किया है सरकार ने। अपना समय आए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्या कर दिया है? आप काउंट तो करिए उनको। जब आप बोल लीजिएगा, आप भी बता दीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ। अशोक जी, आप चेयर को एड्रेस करिए उधर। आप बैठे प्लीज, सीधा आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। प्रचार प्रसार की लिमिट आपका समय निकल रहा है। नहीं, अभी कैसे 5 मिनट है सर, 5 मिनट है सर, 2 मिनट हुआ है। बोलिए प्लीज, मानवर जहां तक प्रचार प्रसार की बात है, मानवर आप प्रचार प्रसार की बात है तो पेट्रोल पंप पे जया जी प्लीज, अशोक जी का टाइम जा रहा है इसमें। अशोक जी आपका टाइम जा रहा है, आप बोलिए प्लीज। कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब, आप बोलिए प्लीज। सर, प्रचार प्रसार जहां तक पेट्रोल, जैसा कि मनोज जी ने कहा, पेट्रोल पंप पे बाहर बोर्ड पे लिखा मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, ये सब प्रचार हो रहा। मानवर, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आदमी कोई उस समाज से ताल्लुक रखता है, दलित हो खासतौर से, या महिला हो, पिछड़ा हो। अभी कल की तारीख में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि दलित मंत्रियों को सुनने के लिए कोई उनके नाम सुनने को तैयार नहीं, महिला मंत्रियों के नाम सुनने को तैयार। सर, इसी प्रचार प्रसार क्या हो रहा? प्रचार प्रसार के माध्यम, सुन लीजिए जरा। आप नहीं दलित, आप दलित नहीं होंगे, इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। ये कहा कि दलित मुख्य मैंने मंत्री बनाए, उनका नाम सुनने को कोई तैयार नहीं, विपक्ष में महिला बनाई, उनको सुनने को तैयार नहीं, या फिर आदिवासी बनाए, उनको तैयार नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दलित क्या, सुनिए पूरा सुन लीजिए। दलित, आदिवासी और पिछड़े, जब ये अखबार में निकलता है कि किसी दलित के घर में किसी नेता ने खाना खाया, तो उस जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है उससे पूछिए उसे कितनी पीड़ा होती है कि 73 साल के बाद भी आज दलित के घर में खाना खाना आज भी सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्या उसमें उनका राष्ट्रीय संविधान में अधिकार नहीं है मंत्री बनने का? अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा, कोई इसमें एहसान नहीं है। तो इसलिए प्रचार प्रसार में ये सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रचार प्रसार में व्यस्त रहती है। जहां तक कि मैं कहता हूं कि हमारे जो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू और ये लॉकडाउन जो लगाया गया था, जो वीकेंड लॉकडाउन, वो कारगर नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लॉकडाउन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं, ये 27 मार्च टाइम्स ऑफ इंडिया की हेड न्यूज थी। तो सरकार ही कंफ्यूज है, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आपस में कंफ्यूज हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, धन्यवाद सरकार। सर, एक मिनट और, कि कोविड-19 के कारण लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनको केंद्र और प्रदेश की सरकारें चिन्हित करें, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान। सुन लीजिए भाई, धन्यवाद प्लीज। कहाँ चिन्हित है? उनको चिन्हित करके प्लीज शिक्षा, उनके लिए शिक्षा। अरे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और खान पान की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू सर। COVID-19 has taken up pandemic propositions. India, with a large population of more than 130 crores, we all know, sir, it is very difficult to handle this kind of a new virus. But today, sir, still the central government, with the help of the state government, has vaccinated 40 crores of people in the country, which is a matter of satisfaction for all of us. But still, sir, we all know we have lost a lot of lives, valuable lives. Many are still in the hospitals. The second wave has affected a lot of people in the country. There is a fear that the third wave is going to affect the country, and the governments should be prepared to control and minimize the third wave, sir.
There has been an economic slowdown, sir. No doubt it has given a cost to all sections of people in the country, sir. We have a long way to go to revive our economy. I am sure, sir, the central government and the state government work together for the interests of the nations without politics in the name of COVID-19, sir. Sir, I feel the need of the hour today is vaccination at a faster rate, extending injections for children below 18 years, more medical infrastructure in town, and at the same time, villages to stop the spread of the third wave. Sir, to conclude, I come from the state of Tamil Nadu, sir. People from the state of Tamil Nadu, from all the districts, sir, are today well aware of the benefit of the vaccination, sir. Therefore, I request the central government to make more vaccines available to Tamil Nadu without any shortage to help the people of the state, sir. To conclude, sir, I salute the warriors of COVID who were with the people, who are with the people. Thank you, sir. Shri K. Ravindra Kumar. Sir, thank you, sir, for giving this opportunity, sir. Sir, we have seen at the beginning in the first wave. During that time, we were not prepared. No sufficient infrastructure, including RT-PCR kits and etc., were not available at that time. It takes time to control the first wave, despite of complete lockdown. The government hospitals have no infrastructure. Private hospitals were not completely barred for treating this COVID treatment. Due to sudden fallback on the government hospitals, despite of lack of infrastructure, a lot of inconvenience has been faced by the public. It caused a lot of casualties. However, we got over that stage. Now we have seen the second stage. During the course of second stage, also the government has not prepared, respect to state and central governments also. Due to lack of supply of oxygen and providing oxygen units, etc., were not taken care of. It is completely a human failure. About, as far as I come from state of Andhra Pradesh, for example, in Ruya Hospital, Tirupati is a government hospital, more than 31 deaths are taken place in a single day due to lack of oxygen. But it is underreported government, it is only 11 deaths. And subsequently, 23 postmortems were done by the government due to COVID treatment. It is underreported. It is totally miserable failure of the local state government. That was also has to be monitored by the central government. And the contrary, the government suppressed the deaths as if that there was no negligence on their part. There were several incidents in the state of AP due to the negligent attitude of the government in not taking care. The Honorable Chief Minister has described it is nothing but you can take paracetamol and etc. Simply they ignored it. No compensation has been paid to the deceased family till now. None are attended. There were several similar unreported incidents in the state of AP. The centre also has to monitor it. The other states, respective state governments allocated funds under financial package, like Maharashtra, 54,776, and Tamil Nadu, 4,153, Kerala, 22,000, Odisha, 2,200, Karnataka, 1,250 crores. But there was no such package in the state of Andhra Pradesh. The central government has to monitor and guide and instruct the state government to create a separate financial package for the COVID patients and the deceased families. Now the third wave might have set in India. To provide all the infrastructures, we have to create at least to avoid casualties like second wave. There is coronavirus tests have to be increased. Corona vaccine has to be increased. According to the corona test in July 2021, 44 crores have been undertaken. Wherever there is a crossover from increasing the trend of a decreasing trend in daily deaths and vice versa, the daily death load, DDL, is fluctuates widely. The total crime rate 4,08,764
with 724 fatalities. The ministry stressed more than 70% of deaths were due to carbohydrates. The bottom line was, having suffered devastating second wave, the people administered need to be extremely cautious, and that any suspicion of the onset of new wave should be treated with utmost care. There must be a perfect COVID action plan for new strain. It has to be taken into. We do not know if the immunity will wave, and want to know until unless breakthrough infections in coming months and years. Now we do know if variants will evade vaccine-induced immunity, time will tell. We do know vaccination works great for current strains now. Now there are several instances in the wastage of vaccine by the respective state governments. It is also reported in, answered to my question, increase of vaccine wastages in the state of Andhra Pradesh is also there. The vaccination plus 18 years are facing a lot of hardships in the on all the states, including the state of Andhra Pradesh. Now the government has to undertake the vaccination for less than 18 people also has to be taken into. They have to create pediatric units in all districts and arrange medical oxygen storage tanks with all hospitals, and medical gas pipeline system also developed. Test, isolate, treat, and following the appropriate. Thank you. Thank you, Ravindra. Things. Yes. Finally, I submit. Compensation has to be awarded all deceased families by the central government. Thank you. Thank you, sir. Next speaker is Srimati Vandana Chavan. From a news portal, BBC News, which my mic is not on. Hello. This one is that's fine. So with your permission, I wish to read an excerpt from a news portal which aptly explains and reminds us of the horrific situation in our country not long back, just 3 months back. And the excerpt dated 20th April reads thus: "She kept waiting and gasping, but it was too late by the time help arrived. She was taken to the hospital room on 16th April after her oxygen saturation levels dropped. Her CT scan showed that she had developed severe pneumonia, but without the COVID report, the hospital refused to admit her. She spent 36 hours in the emergency room on oxygen support. The staff there told her family they were running out of oxygen and she needed to be moved to a bigger hospital. But there was no ambulance or any promise of a bed. The desperate family took her in a car to a hospital where the bed had become available. She had no oxygen support in the car. She died minutes before she could be admitted in the hospital. Her son says his mother would have had a chance of survival if treatment had been given to her on time." This is not just one story, sir. Hundreds and thousands of cases in which we all have experienced have had similar experiences. And therefore, we don't really have to search for gaps. And why have we taken so long to search for the gaps? The government, in fact, should have sat much earlier to make sure that if there were such gaps, they were filled in and solutions were taken out. So not just this one, but heartbreaking stories such as these were heard and witnessed from all across India. People lying on the ground outside hospitals waiting for admission, many eventually not making it. Videos of people stealing oxygen cylinders for their relatives, heart-wrenching ground reports of scarcity of place and wood to cremate COVID patients. As somebody has already said, bodies disposed in rivers found floating, children orphaned due to death of both parents, non-availability or shortage of important medicines like remdesivir, oxygen, ventilators, beds, exorbitant bills, and the list can go on. All this spelled doom and horror in the minds of every Indian, with a fear, would it be my turn next? So I do not wish to indulge in a blame game. As my honourable leader of the party, Mr. Sharad Pawar, always believes in constructive discussions. But I would certainly like to raise some points which I feel are pertinent, need serious introspection,
and make sure there are no repeats in future. Apart from the legendary low allocation for public health systems, inadequate infrastructure, inadequate manpower, due to paucity of time, sir, I would like to only point out one question that I would like clarification from the government, and that is, why were the warnings regarding the second wave expressed by the experts not heeded too seriously? And this I ask especially in the context of Maharashtra, sir. We learned that INSACOG, I don't know whether I'm pronouncing it properly, but the Indian STARS COVID-2 Genomics Consortium, which was formed by the Ministry of Health and Family Welfare to track the progress of COVID variants, had given a finding early March that the B.1.167 variant detected in October 2020 had been found as high as 20% samples of Maharashtra. Further, sir, on March 10th, INSACOG shared its findings with NCDC and then further with the Ministry of Health and Family Welfare, conveying that B.1.617 variant was of high concern. On March 24th, the Ministry of Health and Family Welfare announced the variant spread, but played down on the concern. Had the seriousness been conveyed to the government of Maharashtra, I'm sure the government would have taken advanced precautionary steps much ahead of when they did it. The lockdowns would have happened 15 days earlier. But the non-communication of the high concern, warning of the experts, has cost Maharashtra dearly. And this, sir, is absolutely inexcusable. The biggest lesson, sir, I want to tell the ministry is that there should in future be better communication. Next, sir, we are all concerned about the third wave. And especially it is being said that the children are going to be most affected in the third wave. As it appears, part of responsible social behavior, vaccines are now the only saviors to arrest the third wave. So for this, I would like to make some submissions, 5 submissions. One is the population is to be swiftly vaccinated. Unfortunately, the vaccines to the states are being given in proportion with the population, rightly so. But there are some states, especially like Maharashtra, which is suffering. There are morbidities, there are mortalities, and therefore these also need to be benchmarked while earmarking the vaccination. Secondly, sir, children, the vaccination for children also has to be taken care of. And if at all, amongst the 18 to 44 age group, the parents who have young children at home should be taken up with topmost priority for the vaccination. There are many points, but one point I would like to make, sir, because I can see you seeing at the time. Most of all, the disparity in the access of vaccine on gender basis, on urban and rural divide, marginalized people like the transgender, sex workers, scheduled caste, scheduled tribe, and minority committees are not able to get access to the technology, and therefore something needs to be done in that direction. Only one point regarding Maharashtra, because it has been worst affected. As far as Maharashtra is concerned, sir, until 18th of July, the first, the total eligible population who was vaccinated with the first dose is 31.75%. Around 9.5%, just this, sir, has received the second dose. State has the capacity to vaccinate over 10 lakh people per day. However, we are not getting that kind of vaccination, and therefore, through you, sir, I would like to make an appeal that we need these kind of vaccinations to save Maharashtra. Thank you, sir. Thank you very much. Sardar Balwinder Singh Bunda. Honorable Chairman Sahab, टाइम बहुत शॉर्ट है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महामारी है, ये देश की नहीं दुनिया की हमारे देखने में सबसे बड़ी महामारी है. मैं इसको समझता हूँ कि इसने साइंस को भी फेल कर दिया. अभी तक दुनिया में कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं आ सका. इसलिए बजाय इसके कि हम मडस्लाइंग में पड़े कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसके जाने के बजाय आगे की सोचे. फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, कितना हुआ सेकंड वेव में? आप हिंदुस्तान के टीवी, विदेशों के तो छोड़ दो, हिंदुस्तान के टीवी देख लेना कि किस तरह शमशान घाटे में लाशें पई थी, बारी नहीं आ रही थी, कहीं बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में, कहीं मेडिसिन नहीं मिल रही थी.
कुछ लोग तो इस बीमारी से घर बार खत्म हो गए, लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि अमीर और अमीर हो गए। मेडिसिन ब्लैक मार्केट में, इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में, बेड ब्लैक मार्केट में। मैं हैरान हूं कि इस देश में क्या लोगों को हुआ है कि बजाय दुख के उनको और उसके खून को चूसा गया। जी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जो देश की व्यवस्था है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। अगर किसी को शक है कहीं भी जाके हमारे साथ गांव में जाके उसका पता कर ले कि ये हुआ कि ना हुआ। दूसरा ये जो हम कह रहे हैं कि 4 लाख डेथें हुई है, इतनी हुई है, इतनी हुई है, मैं इतनी कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कौन गांव में रहता है कौन शहर में रहता है। मैं तो गांव में रहता हूं। इस हालात में गांव में स्पेशली गए कि वहां बच जाएंगे, लेकिन जब वहां के हालात देखे कि गांव में भी लाशों की लाइनें लग रही हैं, लोग जा रहे हैं, बहुत घबराए हैं, कहीं किसी का नोट्स नहीं। मुझे पता है, मैंने हमारा जिला देखा कि कोई गांव का जो है कहीं नोट्स भी नहीं है। इसलिए मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं कि सेकंड वेव भी चली गई, परमात्मा करे थर्ड वेव ना आए। अगर आज जो आ रही है, जो WHO कह रहा है, हिंदुस्तान अभी से अरेंजमेंट करिए, पहले जैसा ना हो कि जब जो कहाँ मजदूर पंजाब से जा रहा है, कहाँ महाराष्ट्र से जा रहा है और जाते का उसका क्या हाल हुआ। हमने श्रद्धांजलि दी और मैं अब सभी के साथ मिलकर मैं भी श्रद्धा भेंट करता हूं जो लोग हमारे से चले गए हैं, परमात्मा ले गए। और जिन लोगों ने इसके पे अच्छा काम किया, जो डॉक्टर हैं, उसका स्टाफ है, पुलिस है, NGO है, मैं उनको भी सलूट करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। दुनिया में तारीफ हो रही है कि जहां भी कहीं गुरुद्वारा था वहीं सिखों ने किसी को नहीं देखा कि कौन जात पात ऊंच नीच, वहीं से उसकी सेवा की। और मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिन लोगों ने जो सेवा दे के फंड प्रोवाइड किए हमें, लेकिन 900 क्विंटल रोज का आटा हमारे गुरुद्वारों में पक रहा था और 150 क्विंटल दाल देली, 200 क्विंटल सब्जी डेली, जो हमारे लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन गुरु की शिक्षा के साथ कि बुराई के साथ लड़ते हैं, भलाई का काम करते हैं। किसी ने नहीं घबराया, किसी ने अगो नहीं जवाब दिया कि मैं सेवा नहीं करूंगा। लोग इसके बावजूद कि पंजाब का किसान बॉर्डर पे बैठा है, तकलीफ में है, लेकिन इसके बावजूद वो सेवा में लगे रहे और दुनिया में, कहीं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सेवा की। अरबपति लोग छुप गए और पैसा कमाने वाले पैसे कमाना लग गए। लेकिन जो गुरु के सिख थे, जो गुरुओं की शिक्षा सी कि बुराई के खिलाफ लड़ना है, भलाई का काम करना है, चाहे सारा परिवार भी मारना क्यों ना पा जाए, वो सिखों ने काम किया। लेकिन अफसोस है किसी ने नहीं कहा कि ये काम अच्छा हुआ, एक लफ्ज भी नहीं किसी ने बोला अभी तक। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये सब लोग ऐसे काम करें, सभी धर्मों के लोग ऐसे काम करेगा। और अमीर थोड़ा सा पैसा इधर काटते शायद ये प्रॉब्लम ना आती। अब जो तीसरी वेव आ रही है उसके लिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ये बात बातों से नहीं चलेगी। कोई कानून के रास्ते में है उसको खत्म कर दो, हम साथ हैं। लेकिन दुनिया में जो भी अच्छे से अच्छी मेडिसिन मिलती है तुरंत बुलाओ, ताकि उस मेडिसिन को लेके, इंजेक्शन को लेके, ताकि आने वाले समय में 2 महीने में, इस साल के एंड ना वेट करें, 2-3 महीने में हर एक गांव में एक एक इंसान को, देश में, शहर में, गांव में एक एक को इंजेक्शन मिले, ताकि उनको सही इंजेक्शन मिल जाए, तो इस बीमारी से थोड़ा फायदा हो। नहीं तो कोई मेरा ख्याल है इसका बचाव नहीं। और जो हम लॉकडाउन करते हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एकदम लॉकडाउन करते हैं, उसकी बजाय क्यों ना सोचिए कि हम स्टेट में जहां भी कहीं प्रॉब्लम आती है अभी से बोलिए, प्यार से बोलिए, कानून से बोलिए, समझाइए कि जो ब्याह शादी है उसका इकट्ठ, और जो कहीं और कट करते हैं उन इकट्ठों को रोकिए, तो अभी से उनको कंट्रोल कीजिए, ताकि मेजर लॉकडाउन ना लाना पवे। एक तरह देश सारा कितना बुरा हाल हुआ, कैसे लोग कहां से सड़कों से चाल के पैदल जा रहे थे, कोई साइकिल पे अपनी मां को ले जा रहा था, बच्चों एक एक साइकिल पे 4-4 बंदे जा रहे थे। और बीमारी का क्या रहा था, मैं एक एग्जाम्पल 1 सेकंड में देना चाहूँ। मेरा गाँव है हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पे है, मेरी कंस्टिट्यूंसी भी MLA की वहीं थी जहां से मैं लड़ता रहा। वहां एक गांव था मेरा, सर से जो हरियाणा का हॉस्पिटल, उसमें मरीज चला गया। एक इंजेक्शन के लिए उन्हें मुझे बोला कि ये इंजेक्शन चाहिए, जो रोज के 6 लग रहे थे। मैंने हरियाणा के मिनिस्टर को बोला, उन्हें कहा कि भाई साहब मैं भी अरेंजमेंट करता हूं। उन्होंने पहले एक रोहा था उनका हेडक्वार्टर, वहां बोला, नहीं मिला। फिर कहते अंबाले है, नहीं मिला। उस इंसान को 6 इंजेक्शन रोज के, जो 1000 रुपए का इंजेक्शन था, 10,000 रुपए लाने पड़े। फिर नेक्स्ट हो गया कि फंगस हो गया, फिर उसको मेरा ख्याल 30 लाख के करीब उसका जो है उस पर खर्चा आ गया।
ब्लैक मार्केट का पैसा लगा लेकिन बेचारा फिर चला गया। ऐसे हालात लोगों में जो एक नया मसाला है तो सभी को इन मसालों का पता है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम सब साथ हैं, इसी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नेक्स्ट वेव आ रही है उसको कैसे कंटेन करना है, देश के लोगों की कैसे जान बचानी है। वैसे तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने साबित करके दुनिया कभी क्या हमारे सबके देखने में कभी एक दफा लॉकडाउन नहीं हुई, दुनिया लॉकडाउन होगी। ये कृष्मा नहीं परमात्मा, थैंक यू मुंडा जी, ये कृष्मा है। इसलिए इस कृष्मे को ऐसे कुदरत का कृष्मा है, लेकिन कुदरत नहीं हम लोग बनाए हैं। हम जतन करें कि उसका मुकाबला करके उसको ठीक करें। परमात्मा पास भी दुआ करें, मैं तो उनके पास भी दुआ करता हूँ। धन्यवाद मुंडा जी, वो सर्वशक्तिमान है। अगर ना होता तो साइंस कहाँ तक पहुंच गई, साइंस अब तक। धन्यवाद मुंडा जी, प्लीज समाप्त। इसलिए मैं अपनी बात कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2122 डॉक्टर भगवत करार टुले। माननीय इसके बाद 1 मिनट बस पेपर लेने के बाद फिर माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों 2021-22 को दर्शाने वाला विवरण अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर मैं रखता हूं। धन्यवाद। श्री एम.वी. श्यामस कुमार। Though there's a lot to be discussed about the way government has handled the second wave, I'll confine myself to a few points. Testing facilities need to be expanded before the beginning of the third wave. Vaccinate all students writing competitive exams like NEET. Need to speed up vaccination program for children above 12. Working near home program may be promoted. Action to reduce the financial burden of COVID-19 hospital expenses through mass insurance schemes. Learning from the history, avoid repeating mistakes like the oxygen crisis. Aggressive containment measure to be taken right from the beginning of the third wave. Ensure the supply chain of life-saving medicine and vaccines. Ensure proper training of medical professionals. Mass gathering need to be strictly controlled. We really need a strong and proactive surveillance system. Create an alternative mass vaccination delivery system apart from the digital registration, because villagers are facing a lot of problems. Direct registration and vaccination through ASHA workers, health workers, local ward members. Speed of vaccination of sick and old age person at their respective homes. Reading the lesson learned in the past in this pandemic, it is necessary to develop a strong system to manage pandemic in the future, right from the beginning. And I also salute all the frontline workers for a brave job. Thank you. Thank you. श्री संजय सिंह जी। श्री संजय सिंह जी। नहीं, आपने तो अभी आपने मैंने लिख के दिया सर। नहीं, यहाँ तो नहीं है। संजय सिंह। श्री सेम पार्टी। चलिए। सेम पार्टी। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं अपने देश के डॉक्टरों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इस कोविड के दौरान देश की सेवा की। कोविड-19 पूरे देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका कोई नजदीकी, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार इस दुनिया से ना चल बसा हो। सरकारी मैनेजमेंट की कमी की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की मारामारी को लेके एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य मरीज घूमते रहे, परंतु जान बचाने का साधन नहीं मिला। लोग सड़कों पर रहे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने कोविड के दौरान होम आइसोलेशन का मॉडल निकाला और लोगों का कहा कि इस बीमारी का इलाज घर पे रह के भी हो सकता है। मैं उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने देश के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनाया, ताकि कोविड के मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। देश के अंदर सबसे ज्यादा हेल्थ पे बजट 13.5% अगर दिल्ली के अंदर खर्च किया जाता है। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, ऐसी महामारी जब आती है तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हम हेल्थ का बजट बढ़ाएं, ताकि मरीजों को इस तरह दुनिया के अंदर मारे मारे ना घूमना पड़े और लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा मेरे नजदीक है। हम
आज कोविड की बात करते हैं। खोरी एक गांव है फरीदाबाद के अंदर, 1.5 लाख की आबादी को माननीय अध्यक्ष महोदय आज उजाड़ा जा रहा है। कोविड के दौरान एक भी व्यक्ति, विषय पे बोल रहा हूँ, कोविड के शिकार होंगे वो, उनके ना घर मिल रहा है ना पुनर्वास मिल रहा है। ऐसे कोविड के दौरान उनको पुनर्वास की व्यवस्था करके वहां से उजाड़ना चाहिए। उसी विषय में मैं बोलता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड लगाने की वैक्सीन 50,000 लगाएं। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाता है? ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं देश के सभी हिस्सों के अंदर जिस तरीके से तेजी से कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पुनः सरकार इस पे विचार करके बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करे और कोविड वैक्सीन से इस देश को तीसरी लहर से बचाने का प्रयत्न करे। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर को बदलने से देश का हेल्थ का सिस्टम नहीं बदलेगा। देश के हेल्थ के सिस्टम को बदलने के लिए हेल्थ का आपको बजट बनाना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर कार्रवाई बढ़ानी पड़ेगी। या देश के हेल्थ मिनिस्टर को इसलिए बदल दिया गया कि वो डॉक्टर था या वो वैश्य था। अगर जाति की बात प्रधानमंत्री जी यहाँ पे करते हैं तो मैं भी अपनी जाति की बात करता हूँ। क्यों एक वैश्य को हटाया गया और क्यों जाति की बात अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे करते हैं तो मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी बारे में बोलिए। मैं ये कहूंगा कि एक डॉक्टर थे, वो एक डॉक्टर को आपने हेल्थ मिनिस्टर से हटाया। मैनेजमेंट फेल व्यक्ति की वजह से नहीं है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। देश के अंदर जब तबाही हो रही थी, कोविड के दौरान लोग गुजर जा रहे थे, ऑक्सीजन की त्राही हो रही थी, पूरे देश के और विदेश के टेलीविजनों के ऊपर हाहाकार हिंदुस्तान का दिखाया जा रहा था। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बदलती है। अगर बदलना था तो सामूहिक जिम्मेदारी पे सबको बदलना चाहिए था। एक हेल्थ मिनिस्टर को बदलने से ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती। मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, जब पूरा देश रेमडेसिविर के लिए घूम रहा था, दवाइयों के लिए घूम रहा था, दिल्ली के एक बीजेपी के सांसद के पास रेमडेसिविर का भंडार लगा हुआ था, वो बांट रहा था। क्या ये मैनेजमेंट है? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुमत में है, हर सांसद की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम चाहे छोटे दल हैं परंतु देश की सोच रखते हैं। और देश की सोच के साथ कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी, आने वाली कोविड की तीसरी वेव के लिए आप हेल्थ का बजट बढ़ाइए ताकि देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। श्री भाई को तो आपका तो हो चुका, गुप्ता नहीं, वो गुप्ता जी ने अनुमति दी, डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने अनुमति दी गुप्ता जी को। बढ़िया, बहुत अच्छा। श्री भाई को Mr. Vice Chairman, sir, my heart of sorrow goes towards the people, the frontline warriors, doctors, nurses, and the medical staff who have lost their life in their endeavor to save the people who are affected by this corona. Corona, the very mention of corona chills the spine of the people. As a student of economics, I studied about the Malthus population theory. That is, there will be population explosion in the long history of people, and people will have to face massive deaths. At that time I didn't believe it, but the history says where it started from China, Wuhan, there 3,000 years ago in one particular village, in particular area, this epidemic, there is a difference between epidemic and the more dangerous is pandemic. Now what is happening is pandemic. The prehistoric epidemic 3000 BC, 5,000 years ago, thousands in China called Kerala, they
died. Then plague of Athens, that is 4000 BC, 430 BC, ravaged the people of Athens and Lausanne. Then Antony plague, that is in 165 AD, killed 5 million people in the Roman Empire. And then plague Oregon, AD, 2050 AD, killed 5,000 people in Rome alone. The dead bodies were covered with a thick layer of lime as disinfectant. And then plague of Justinian, that happened in AD 541. Byzantine was ravaged and the empire declined. Some estimate that 10,000 of the world population died. Then came Black Death, 1346, traveled from Asia to Europe, some estimate, which wiped out over half of European population. Then Coca-Cola epidemic, 1545, killed 15 million inhabitants of Mexico and Central America. And then American plague, 16th century, 90% of the indigenous population in the Western Hemisphere was killed. Then came Great Plague of London in 1665. Mass exodus from London led by King Charles. 100,000 died. 15% of the population of London died. Then Great Plague of Marseille, that in 1720, 100,000 died. 30% died. Then Russian plague came, that is in 1770. This plague, Moscow was ravaged. 100,000 died. Then Philadelphia yellow fever epidemic, 1793. 100,000 people died. Then came flu epidemic, 1889. In USA, killed 1 million people. Then American polio epidemic, that killed 50,000 people. Then came Spanish flu, 1918, 1920. 500 million people died from the South Seas to North Pole. Asian flu then came. That roots in China, 1957. 1 million, 1 million people died. 10 lakhs. Then came AIDS, human immunodeficiency, immune deficiency, HIV. Yes, HIV. Pandemic and epidemic that came and started killing people. Then has come Guinea swine flu pandemic, 2009, 2010. More than 2 lakhs died. Now then, West African Ebola epidemic, 2014, death 11,000. Then COVID-19 corona, it has come. This killing people. And there is news that third wave may come. And another news has come. Fourth wave also has come. There is a possibility of coming. So, why I gave these particulars of thousands and thousands of years, there is a possibility of such epidemics and more pandemics. Therefore, we have to be very careful. And, as my sister stated, people could not get oxygen. Could not get oxygen and they had to die. This is happening. We are worried. And the haves and have-nots, the poor people, they could not afford to get this oxygen and they had to face the end of life. And as I support my friend Siva, that in Tamil Nadu, in Chengalpattu and Ooty, this vaccine manufacturing companies should be
supported by the central government. Thank you. Thank you. Next speaker is Dr. Vinay Sahasrabudhe ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, हम लगभग शताब्दी के बाद इस देश को जिस त्रासदी ने घेर लिया है उस कोरोना के संकट की चर्चा कर रहे हैं, और मैं यहां पर एक सांसद के नाते तो बात कर ही रहा हूं, मगर कोरोना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट के नाते भी काम कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी कोरोना का अनुभव हुआ था और दूसरी बैच को बड़े कठिन प्रश्न पत्र थे, तुलना में हमें थोड़ा आसान था प्रश्न पत्र। मगर मैं सुन रहा था सभी मान्यवर सदस्यों के भाषणों को, और इक्का दुक्का अपवाद अगर छोड़े तो सभी ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और हमारे स्वच्छता कर्मियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने भाषण को या तो प्रारंभ किया या भाषण की समाप्ति के समय उनके प्रति आभार व्यक्त किया। और मुझे खुशी है कि उन्होंने सभी ने इनके प्रति इस सदन की जो भावना है, देश की जो भावना है, उसको अभिव्यक्त किया। मगर मैं समझ नहीं पाता था कि इसी तरीके का एक सिंबॉलिज्म, इसी तरीके की एक प्रतीकात्मकता का एक स्वर आलापते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम चरण में, जब ये कोरोना की त्रासदी का पहला कहर हमने देखा था, तब थाली नाद या तालियां बजाते हुए या दीप जलाते हुए हमारे इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का इजहार करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक अपील लोगों को किया, और उस अपील की आलोचना कर रहे लोग और यहां पर अपनी कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे। मतलब मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जो भी करे इनको आपत्ति है, प्रधानमंत्री यहां आकर बोले आपत्ति है, न आए और न बोले आपत्ति है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाए आपत्ति है, लॉकडाउन न लगाए तो क्यों नहीं लगाते ये बोलते हैं आपत्ति है। तो मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि कई बार ये जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी चर्चा हम करते हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी बोलूंगा, मगर ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है इसके प्रति वैक्सीन कब आएगी मुझे समझ में नहीं आता। ये आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस से आप कृपया बाहर आइए। और मैं माननीय श्री शरद पवार जी यहां पर उपस्थित है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाते हुए कृतज्ञता का अपील किया था, तब पवार साहब और उनकी बेटी ने अपने घर के अहाते में आकर तालियां थालियां बजाई थी। आज पवार साहब यहां पर ससम्मान बैठे हैं, आगे में हमारे खड़गे साहब है, पीछे संजय राउत थे, अभी संजय राउत नहीं है, पता नहीं वो कब जाएंगे, मगर जो भी है, तो इनके बीच में रहते हुए भी पवार साहब ने एक समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया और प्रधानमंत्री के अपील को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जनता ने माना, पूरे देश ने माना, हर किसी नागरिक ने माना, हर भारतीय ने माना कि हमने इस कृतज्ञता को अभिव्यक्त करना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये जो पर्सनल प्रेजुडिस है, इससे जब तक आप बाहर नहीं आओगे, चीजों को सही रूप से आप देख नहीं पाओगे। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अंदर जाके देखिए और इस संदर्भ में सोचिए। आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी का भाषण में बड़े उत्सुकता से सुन रहा था। वो इस संसद की जो स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष हैं। यादव जी का भाषण में बड़े उत्सुकता से सुन रहा था। वो इस संसद की जो स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष हैं। बड़े अनुभवी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रेरित ऐसे नेताओं में से एक है। मगर कई बार लगता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब जो हमें बताते हैं वो थोड़ा अपने दल के नेताओं को भी बताए। वो तो मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे कह रहे थे। अरे जरूर ये मोदी वैक्सीन ले न ले, कोरोना की वैक्सीन ले न ले, ये तो आपके स्वाधीनता का विषय, हम तो केवल अपील कर सकते हैं। ये कोई इमरजेंसी के काल जैसा वो कैंपेन नहीं है नसबंदी वाला कि हर किसी को नसबंदी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मगर कृपया इस पर्सनल प्रेजुडिस और ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसके प्रति आप, मैं मानता हूं कि थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस त्रासदी के बारे में सोचे, विश्लेषण करे और जो प्रधानमंत्री एक देश नायक के रूप में कह रहे हैं उसका स्वीकार करे, अनुरोध करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चा यहां हुई, आंकड़ों का
भी विषय आया और कई लोगों के भाषण में सुनता हूं सामने वाले, तब तो लगता है कि शेक्सपियर ने जो कहा था कि ये विश्व एक रंगभूमि है, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इतने नाटकीय भाषण करते रहते लोग, बिंदु कम होते हैं, नाटक ज्यादा होता है। मगर जो भी है, आदत के मजबूर हैं। मगर मैं केवल एक बिंदु ज्यादा आग्रह से सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पूरे जनतांत्रिक तरीके से हमने इस त्रासदी का सामना किया है। मान्यवर, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि फिलीपींस जैसा देश है या इजिप्ट जैसा देश है, देशों के नाम मैं नहीं लेता, कई देश हमारे मित्र देश भी है, मगर वहां पर जनतंत्र को एक दृष्टि से निकाल बाहर कर दिया गया इस नाम से कि हम इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। समाचार पत्रों पर कहीं पाबंदियां लाई गई, सोशल मीडिया पर नियंत्रण लाए गए, विपक्ष के लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे देश में जनतंत्र भी चलता रहा और इस त्रासदी के विरुद्ध में हमारा युद्ध भी चलता रहा। सदन रुका नहीं। अभी झा साहब बोल रहे थे कि मई महीने में त्रासदी का कहर हमने देखा, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। वो चलने का समय नहीं है मान्यवर, पार्लियामेंट चलने का एक समय है। मई महीने में पुराने जमाने में चलती थी, अभी हम अप्रैल के पहले ही बजट को पास करके आगे बढ़ जाते हैं। हम समय पर काम करने वाले लोग हैं, ध्यान में रखिए। जनतंत्र में पार्लियामेंट को जब चलना चाहिए चली है। पार्लियामेंट के किसी सत्र की हमने छुट्टी नहीं की, पार्लियामेंट को हमने चलाया है। हमारे सारे जो बाकी राज्य है उसमें से भी जहां जहां हमारे लोग सत्ता में हैं, उन्होंने सदनों को चला के रखा है। जनतंत्र को बरकरार रखते हुए हमने इस त्रासदी का सामना किया है, हमने ये चलने दिया है, जिसको मैं मानता हूं कि सदन में ध्यान में रखना चाहिए। कई जगह उल्लेख आए, श्रीमान विपक्ष के नेता ने भी अपने कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया ये बताया। अगर मैं ये काम करने लगूं तो घंटा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे और सेवा ही संगठन के नाम से दूर दूर दराज क्षेत्रों में जाकर भी जनता की सेवा की, मरीजों के लिए दवाइयां पहुंचाई, मरीजों के लिए आवश्यक सामान जुटाए, जहां पर हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके लिए भी सहयोग किया। और यह हमारा दायित्व मानते हैं, इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है, यह हमारा दायित्व है। मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार से यहां बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसको अलग अर्थ से लिया जाएगा, मगर मैं बताना चाहता हूं कि ये सेवा भी आखिरकार हमारी जनतांत्रिक सोच के केंद्र बिंदु में है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जनतंत्र हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा है इस देश का, और सुशासन और विकास के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की प्रतिबद्धता हमारी इम्यून सिस्टम है। और जब सदन चलता है, जब चर्चा होती है, जब जनतांत्रिक संस्थाओं का निर्बंध रूप से काम करना और चलता रहता है, तब मानता हूं कि ये एक इस सिस्टम के लिए वैक्सीनेशन होता है, जिसका भी हम स्वीकार करते हैं। और हर कोई नागरिक हम मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ की इस लड़ाई में हमारा वॉरियर है, और उस पे कंधे से कंधा मिलाकर देश के नायक और हम सब कोरोना की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। माननीय, और मैं चंद मिनटों में समाप्त करूंगा, मगर कुछ बातों को कहना बहुत जरूरी है, और आप भी ये सुनकर बताएंगे कि आपने कहा अच्छा किया और समय लिया, तो कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि समय की सीमा है, इसे हमें कंक्लूड करना है 5 बजे तक। मैं कह रहा हूं कि एक और हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के द्वारा बहुत सारी सामग्री पहुंचा रहे थे, और ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड क्या है? ये पूरे तरीके से जनतांत्रिक तरीके से संचालित फंड है। किसी परिवार का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। पद पर रहे न रहे परिवार के लोग जिस फंड का नियंत्रण करते थे, वो अब इतिहास की बात हो गई। अब ये नहीं चलेगा। अब जनतांत्रिक तरीके से हम फंडों का नियंत्रण कर रहे हैं, और हमने एक प्रदेश में, नाम नहीं लेना चाहता, दलगत राजनीति की बुआ आएगी, मुझे करना भी नहीं चाहता, मगर हमने ऑक्सीजन के लिए 201 करोड़ रुपया दिया, उसमें से कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। कई जगह हमने वेंटिलेटर मशीन दिए, स्टोर रूम में अभी भी पड़े हैं, ऐसे सीएजी के रिपोर्ट कह रहे हैं। तो मैं मानता हूं, मैं प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को पीड़ा होगी, उनकी पीड़ा में मैं और बढ़ोतरी नहीं करना चाहता। जी कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड करें। वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही है, तब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, प्लीज जनसंख्या के आधार पर, रोगी संख्या के आधार पर, और कितने वैक्सीन का आप तत्परता से उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में प्रदेशों की एफिशिएंसी के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन का 100% जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको हम पूरा करेंगे। विकेंद्रीकरण और फेडरलिज्म, ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। धन्यवाद। मिलाकर मैं गीता के अध्याय से समापन करूंगा, और गीता के अध्याय में जैसे कहा है कि अधिष्ठान करणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। धन्यवाद। अंतिम बात है,
एक जमाना था कि डेस्टिनी और डायनेस्टी में ही धन्यवाद माननीय शास्त्री बुद्धे जी। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा बन गई। मैं मानता हूं कि देश अब अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए कोरोना की त्रासदी का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। आइए पूरे जनता जनार्दन का अभिवादन करें। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी, ऑनरेबल विनय विश्वम जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, my good friend from the BJP, who just spoke here, was very vocal and enthusiastic in elaborating that the Prime Minister was a great success. And he was very adamant to say that the PM relief funds was properly used for vaccinations, for oxygen, and for everything. I may very humbly ask him to explain what happened to the PM CARES funds. Where has that fund gone? How much money you got? How much money you spend on the vaccination policies? Kindly explain. I request the Minister, who is also a very able young man, to tell us in the House of the Parliament that what has happened to the PM CARES funds. Sir, according to him, Vinayji, everything is fantastic in this country. Success, success and success. But still, in this country, 5 lakh people died. I bow my head before them. In this country, crores and crores of people lost their jobs. In this country, the cities, the villages, all have broken. And this is the country. This is the reality. Don't accuse us saying about ideological jaundice. Don't accuse us. If that jaundice is there, I may tell you, you are the victims. Please. You are the victims. I can tell you, just to read what the RSS chief, Sar Sang Chalak ji, Mohan Bhagavat ji told. He told in a very important speech about failures. Who fails? The system fails. The government fails. Then he called society fails. I request you, see the fact, open your eyes and come to the Parliament with a real face and let us unite in this fight to overcome these failures. Don't try to whitewash it. My humble request. So, my dear friends, I request the Minister, when he reply, to explain us whether you have a plan to devote more funds for health care, whether you have a plan for complete and free vaccination, which we call universal vaccination at the earliest. You are talking always about a war, a battle. We agree. This is a battle. For any battle, we need a strategy to win. Kindly tell us what is the strategy. You are proving us the strategy is mainly depending upon the cow dung and urine. Yeah. Please don't repeat that. You can do it. You can bang the plates. You can lamp the lights. No problem. But kindly don't say that that is the only solution. We can be allowed to tell you the only solution is vaccination. Vaccination. And that alone is the solution. Please tell us, this country has the money. In the budget, you have spoken. 35,000 crores are there earmarked for this purpose. And the country needs 34,500 crores for absolutely and completely vaccination. So the money is there. If you want more money, the country has it. The PM CARES fund is there. You divert the money for the Central Vista projects for this purpose. This is the most important thing. Nothing is more important for India than this battle. So devote the whole energy, the whole funds for this battle. That's our humble request to you. Then mobilize the people as a whole.
I come from a state, Kerala state, where, yes, I am proud of it. Please. I am proud of it. In that state, even though the number of patients are not very small, but the rate of death, proudly we say, is the lowest in the country. It is not a gimmick. It happened during the course of the years. From 1957 it began. We have a excellent health system there. And PHC is the soul of it. It spreads all over the state. And we could activate that. We know this is a difficult battle. But we mobilize the people and we continue our efforts for that. We request, please, the chairman, please, sir. Please, सीट पर बैठ कर ना बोले, please बैठे अपनी अपनी जगह बोले. Nothing is going on record. Mr. Vinay Viswam, please continue. Mr. Vinay Viswam, please continue. Yes, please. My point is that I don't want to provoke you. I don't want to provoke you. Speak out. You are always telling us this is a occasion when we all have to unite. We are ready for that. In that spirit, I may tell you my opinion. In the beginning, in the obituary, it would have been fine and better and sensitive for the new times to explain, to say one sentence at least about the corona victims. We failed to do it. I remember those people who died on the rail track of Aurangabad. I remember those chapati pieces and the old clothes on the rail track. Please, your time is over. No. Your time is over. No, sir. No, One more minute. Conclude. One more minute. No, sir, there is no time. Yes, please conclude. Yes. Please Please increase the health allocation. Please activate the underutilized public sector companies in this country of the pharmaceuticals. And then we can make the maximum production of the vaccines. Then please take care for those children whose parents are deceased due to corona. It's a very important thing. I request you, Health Minister, please remember them and try to help them, make a project for them. Thank you. And then one more, smartphones for all the needy children of the poor sections of the country. And then money to the poor people. Packages and packages, very good. But people have no money. Give them money to survive. Thank you. My answers are this, please. Thank you. I thank you very much. Thank you. Dr. Anil Jain. कोरोना जैसी इस महामारी पर जिससे कि सारा विश्व ग्रस्त है, आपने बहुत बाद में भेजा इस समय. हमने इस पर जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, इस पर तमाम तरह की टिप्पणियां अभी हमने सुनने को मिली हैं. कोरोना विषय पर बोलते समय मुझे लगता है कि इसको दो भागों में विभाजित करना चाहिए. एक, कोरोना का मैनेजमेंट, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और आगे आने वाले समय में क्या किया जा सकता है. और दूसरा, कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है, मुझे लगता है कि विश्व में कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर और अंतिम उपाय वो वैक्सीनेशन है. कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन. जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का विषय है, सारी दुनिया में, क्योंकि चीन का आंकड़ा आता नहीं है, बाकी सारी दुनिया में जिस प्रकार के ये महामारी फैली, किसी को इसका अंदेशा भी नहीं था, किसी को इसकी समझ भी नहीं थी. और मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते भी कह सकता हूं कि डॉक्टर्स को भी इसकी अभी भी जानकारी मिल ही रही है, कोई जानकारी नहीं थी. इस सब के बावजूद जहां विश्व पटल पर भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का था, हम सब जानते हैं. और इससे पहले की सरकारों ने क्या करके दिया और कितना दिया और क्या है, इसको भी हम सब भली बात ही जानते हैं. क्या हेल्थ स्ट्रक्चर में दुनिया में हमारी रेटिंग थी,
इसके बावजूद हमें फख्र होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे नेता पर। हमारे सीमित संसाधनों के बाद भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 8 जनवरी 2020 को पहली बैठक की कि कोरोना आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सारे देश को सज्ज करने का काम किया, सारी व्यवस्थाओं संभालने का काम किया। 12 मार्च को जब WHO ने पेंडेमिक घोषित किया, 15 मार्च को एडवाइजरी देश में जारी हो गई थी, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से देश को एक प्रकार से सज्ज करने की बात कही गई थी कि ऐसा लॉकडाउन लग सकता है। 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया। कुछ नेता अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं, उन्होंने तमाम तरह की बातें रखी थी कि कोरोना के विषय में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और बाद में विदेश चले जाते थे। कोरोना के विषय में जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया तो बहुत लोगों ने इसका मखौल बनाने की कोशिश करी। जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात करी, मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में, तब भी बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने मखौल बनाने की कोशिश करी। इसको पालन करने के लिए देश को सज्ज करना चाहिए था, जनता को आगाह करना चाहिए था, जागृति फैलानी चाहिए थी, उसकी जगह इसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। मैं लंबी बात इस विषय पर नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के काल को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमारे सीमित संसाधन थे, हमारे यहां एक N95 मास्क नहीं बनता था, हमारे यहां पीपी किट नहीं बनती थी, हमारे यहां वेंटिलेटर नहीं बनते थे। इस देश ने ये महारत हासिल की और सारी दुनिया को देने का काम शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में रोज बनते हैं और दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस प्रकार का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस आपदा को भी अवसर में बदलने की कोशिश की और देश को सज्ज किया, और देश के लोगों ने किया, कोई सरकार ने नहीं किया, खाली देश के लोगों ने किया। देश के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। एक तरफ लॉकडाउन की घोषणा होती है तो दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज 26 मार्च को घोषित किया। देश के नागरिकों को असुविधा ना हो, देश के नागरिकों की सुविधा हो, देश के नागरिक इस महामारी से लड़ सके, इस प्रकार को देश को सज्ज करने का काम किया। लेकिन उस समय भी आवाजें उठाई, उस समय भी इस लॉकडाउन क्यों कर दिया, लॉकडाउन के लिए तैयारी नहीं की गई। इसी दिल्ली में संजय जी यहां नहीं है, मैंने पर्सनली इन पे फोन पर बात करी थी कि किस प्रकार से माइग्रेंट लेबर के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया दिल्ली में, और अनाउंसमेंट किया गया कि बस तैयार खड़ी है, 1 लाख लोग खड़े हो गए नोएडा बॉर्डर पर। यह किसकी करतूत थी? ऐसा देश का मैनेजमेंट होता है? इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं? लोगों को भ्रमित किया गया, माइग्रेंट लेबर को भ्रमित किया गया। और उस समय भी मैंने व्यक्तिगत बात करके इन लोगों से निवेदन किया था कि ये मत कराइए। हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके नोएडा के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बस लगवाकर उनको अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के माध्यम से श्रमिकों को जो जा रहे थे उनको चप्पल देने का काम किया, उनको भोजन देने का काम किया, उनको गंतव्य पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। और इसका कोई ढोल नहीं पीटा है जी। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए, इसका ढोल नहीं पीटा था। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए। सारी दुनिया में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस प्रकार का काम किया और बगैर ढोल पीटे किया, और लगातार किया, सालों साल तक किया। लेकिन इसका भी मखौल बनाने की कोशिश की गई। जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव के पहले बहुत लोगों ने बात की कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सज्ज नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कड़ाई भी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और दवाई भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मार्च में मुख्यमंत्रियों की बैठक में आगाह किया था 15 या 16 मार्च को कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, वायरस यहां है। मैं मेडिकली भी कहता हूं वायरस है और रहेगा, वायरस जाने वाला नहीं है। इसके लड़ने के तरीके क्या होंगे? मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने मार्च में कहा था कि हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं चलनी है, आप अपने अपने राज्यों में इस बात की व्यवस्था करें कि इसमें ढिलाई ना हो, लोग इससे ग्रस्त ना हो। देश को जहां तक नेतृत्व देने का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जिस देश में 900 टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, कुछ समय के बीच में ही ये रिक्वायरमेंट 11,000 टन हो गई।
लेकिन इसमें आपा नहीं खोया, हाथ पैर नहीं डाले, जैसे दिल्ली में किया गया कि रिक्वायरमेंट 600 की थी और 954 टन मांगी जा रही थी। विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रकार के कामों को इस ऑडिट में रिपोर्ट में सामने आ गई सारी बात। मैं इसमें नहीं जा रहा। जहां तक तीसरी वेव की बात है, क्योंकि समय मुझे डॉक्टर अनिल जैन जी कंक्लूड करें, आपका खत्म हुआ समय। 10 मिनट मुझे बताया। नहीं 7 मिनट का समय, सॉरी 7 मिनट का समय, प्लीज। चलिए ठीक है। जैसा मैं तीसरी वेव की बात, हमें नो टू थर्ड वेव कहना होगा। मैं सब नेताओं से निवेदन करता हूं कि तुमने जो वैक्सीन के बारे में, किसी ने कहा कि ट्रायल नहीं हुआ, किसी ने कहा कि मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा जनता वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, अब सब लगवाने की लाइन में है। मेरा निवेदन है कि मैं सब संसद के सभी माननीय नेताओं को निवेदन करता हूं कि वो खुद वैक्सीन लगाते हुए अपना फोटो प्रचारित करें, जिससे उनके फॉलोअर भी इस विभ्रम से बचे। और जो वैक्सीन की हेजिटेंसी आप लोगों के कर्तृत्व के कारण, आप लोगों के गलत स्टेटमेंट के कारण आई है, वो वैक्सीन की हेजिटेंसी भी समाप्त होगी और जनता इसमें आगे बढ़कर वैक्सीन लगाने का काम करेगी। इसलिए मेरे सब विपक्ष के नेताओं से निवेदन है कि अपने फोटो के साथ वैक्सीन लगवाते हुए इसको प्रचारित करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें गिरावट नहीं है, इसलिए ये करना चाहिए। धन्यवाद। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। वैक्सीन के बारे में लोगों को कहा गया कि वैक्सीन बाहर भेजी गई। माननीय अनिल जैन जी, आपका समय खत्म हो चुका है। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। की जो जरूरत होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट फुट पर जाकर कूटनीतिक तरीके से, माननीय अनिल जैन जी, मैं श्री रामदास अठावले जी को बुला। श्री रामदास अठावले, प्लीज। श्री रामदास अठावले, प्लीज बैठ जाए, आपको इजाजत नहीं है बोलने की, प्लीज प्लीज। जिससे हम कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। धन्यवाद। माननीय अठावले जी, सिर्फ 2 मिनट। बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट, प्लीज कंक्लूड। और आपसे आग्रह है कि बहस शुरू होने के पहले नाम भेजें, प्लीज। 2 मिनट। एक बहुत बड़े गंभीर विषय पर हम सब लोग यहाँ जो लोग मतलब इस महामारी में हमें छोड़कर गए हैं, उनको आदरांजलि अर्पित कराने के लिए, और दोबारा तीसरी वेव ना आए और उसमें मतलब किसी का नुकसान ना हो, उसके लिए विपक्ष दलों के आग्रह पर आज सरकार की तरफ से ये चर्चा शुरू हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की आ गई है महामारी, कोरोना की आ गई है महामारी, जा गई है दुनिया की जनता सारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, मेरे ऊपर भी आ गई थी एडमिट होने की बारी। सभी देश ने बजाई थी मोदी जी के आह्वान पर, सभी देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? सारे देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना की वो रात थी बहुत ही काली, कोरोना की वो रात बहुत ही थी काली, फिर हमारे सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना से मत हरोना, कोरोना को जल्दी मारो ना, कोरोना को बर्बाद करो ना। प्लीज करो। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में बहुत ही काम किया था अच्छा, इसलिए खुश है गांव गांव की मां और बच्चा। नरेंद्र मोदी जी मानुस बहुत ही है सच्चा, नरेंद्र मोदी जी मानुस बहुत ही है सच्चा, राजनीति में वो नहीं है कच्चा। धन्यवाद। आज यहाँ 2 मिनट हम धन्यवाद। लोग यहाँ है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने, डॉक्टरों ने, नर्सेस है, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर है, वार्ड बॉय है, पुलिस है, ऐसे सभी लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी का विचार ना करते हुए लोगों की सेवा की है। मैं भी 11 दिन तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे भी मतलब मैंने बोला था गो कोरोना गो, फिर कोरोना मेरे पास ही आ गया। धन्यवाद माननीय अठावले जी। मतलब
मैंने कोरोना को बोला था गो कोरोना। 20 फरवरी 2020 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मैंने चाइना के एम्बेसडर को लेकर एक रैली निकाली थी और मैंने नारा दिया था गो कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना गो, और कोरोना मेरे पीछे पड़ गया। मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे किसने कौन से आदमी ने मुझे हाथ लगाया। माननीय अठावले जी, आपका समय खत्म हुआ। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। ठीक बात है। सभी लोग जो है जिनको कोरोना हुआ नहीं उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और हम सब लोग मिलकर इसमें राजनीति ना धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छा सोचे। धन्यवाद। के बारे में अच्छा सोचते हैं। धन्यवाद। आपको मतलब अगर सत्ता धन्यवाद। 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 जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक सत्ता में आने का उतना धन्यवाद आप में नहीं है। माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, प्लीज समय का पालन करें। माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, प्लीज। Mr. Deputy Chairman, sir, uninformed comment, I believe, and I submit to you, sir, is bad enough. But when an attempt is made to deliberately produce a false narrative, I submit, sir, that is an even more serious matter. Sir, even one death of any Indian citizen on account of any cause, whether it is COVID-related or non-COVID-related, is a serious matter and is a matter of regret. But as the saying goes in the English language, I have for many years been trying to find out who the author of this comment or quote is. It is popularly ascribed to Mark Twain, and it says, "A lie travels around the globe while the truth is still putting on its shoes." Listening to my friends, honorable members from across party lines, I got the impression that the one realization which had escaped them was that the enemy here is the virus, not the government, not the state chief ministers, not the system. It is the virus which is the enemy. Sir, in a long career, spreading 39 years in a different profession, I had the privilege of representing the country as ambassador and permanent representative to the UN, both in Geneva and in New York. I was accredited to the World Health Organization, and later on I had the privilege of chairing the Security Council in New York. I have been through the discourse on H1N1, or what is called swine flu. I have studied Ebola, SARS, which was mentioned here today. SARS has a fatality rate, sir, of over 17%, which is way higher than the fatality rate of COVID-19. And our friend and my old colleague, I don't think he's here, no, he's here, Thiru Vaikoji, was giving us a long history through the ages, yes, how can I miss you, of how many people died in a plague, etc. He ultimately came to the Spanish flu. Why am I referring back to this? For the simple reason, sir, that if there is any experience that anyone in the medical profession has had in the last several decades, it does not add up to our experience of COVID-19. Because the last time we had disruption, death and destruction at this scale was during the Spanish flu in 1918. But I respectfully submit to my dear friend Vaikoji that the number of people who died in the Spanish flu was not 500 million. I think it was closer than 50 million. Why am I coming back to this issue? For the simple reason that today this discourse in this House
which is taken seriously by the country, will be played over and over again, and the false narratives that have appeared here will be scrutinized and fact-checked. My distinguished colleague from Kerala, two of them spoke. Shri Elmaram Karim said from January 2020 till the lockdown, the government didn't take any action. I don't know where he gets his facts from. As Civil Aviation Minister, I was the first to stop flights from coming from China. Others followed. We went into a total lockdown on 25th March 2020. On the one hand, we are told the lockdown is too severe. At the same time, you want to have the cake and eat it too. And then you accuse us of the opposite. Please look at the actions which were taken by the Honorable Prime Minister and this government. I just want to take you through one or two of them. Please, please, please. No, no. He is not yielding. Mr. Vinay Viswam, please take your seat. I don't even need to refer to papers. Please. When we went into complete lockdown, this country did not make a single ventilator. We did not produce PPEs. We did not even have masks. We flew in 1,900 tons of medical equipment initially, and then as part of the Atmanirbharta spirit, we started manufacturing each of these things and exporting them. Is that an achievement or not? Loose talk is coming here about us exporting vaccine. Do you know what a vaccine is? Many of your leaders turn around and talk about vaccines as if it was something that you can go to your neighborhood chemist and buy off the shelf. Do you know how many people in the world, how many manufacturing facilities produce the vaccine? You can count them on your fingertips. And what were we doing as a political class? There are 2 vaccine manufacturers in India who initially were involved in the manufacture of vaccines for COVID-19. Bharat Biotech, a domestic manufacturer, and when the government, my colleague, the Honorable Health Minister Mansukh Bhai, and his predecessor, when we were sitting in the GOM, what were we facing? That there was a repeated chorus coming from the Congress party and other parts of the political system. Why are you giving accelerated permission to Bharat Biotech? अभी तो इनके clinical trials नहीं हुए, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ. Who was fueling vaccine hesitancy? अभी मेरे एक साथी ने कहा कि आपने तो उसको बीजेपी वैक्सीन बोला, और मैंने कहा ड्यूरिंग प्रेस इंटरैक्शन, मुझे तो बहुत गर्व है कि आप बीजेपी को क्रेडिट देना चाहते हैं फॉर व्हाट आवर साइंटिस्ट्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव डन. बी माय गेस्ट. द सेकंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, Serum Institute, which is producing the Oxford Zeneca vaccine. This was research, AstraZeneca, research done at Oxford University by scientists, medical professionals, developed by AstraZeneca, pharmaceutical company, and Serum Institute was one of the manufacturing facilities, the only one in India, which produced it under license. Now, do you know that we are also part of international agreements? Do you know that we also have obligations under those instruments? And then when domestic manufacture takes place, we are obliged, apart from what my colleague said, we are part of a global system. Supply chains, inputs come from outside the country. And to make politics out of this, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर है. Let me tell you what we did. We produced an ecosystem which today we are one of the leading manufacturers. We are going to meet the domestic demand. My colleague Mansukh Bhai will respond to that and give you the precise numbers. As of yesterday, we had administered 42 crore doses. 42 crore doses. What percentage? Are you apologetic about the fact that we have a population of 1.34 billion as against another country which has 300 million? Give it a few more days.
our percentage of population also will be rising. But gentlemen, we need everyone to be on board on that. What are we talking about? मोदी जी, एक युवा नेता ने कहा, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? तो मैंने ट्वीट किया, राजस्थान में उसको कूड़े के उसमें डाला जा रहा है और पंजाब में उसमें मुनाफाखोरी हो रही है. Now, I don't want to get involved in the inner dynamics of what is happening in the leading opposition party. They are preoccupied in Punjab. I wish them the best of luck. But I can tell you two things. Mr. Deputy Chairman, please indulge me for 1 or 2 more minutes. We not only produced vaccines domestically, to showcase that, we also were able to share our expertise, our abilities, our supplies with our immediate neighbors as part of one large family. We are importing also. But if you want to fuel vaccine hesitancy, I was in doubt. I must share with some of my friends here. Some of them turned around and said, "Bhai, ye domestic vaccine theek nahi hai." Were they making out a case for expensive imported vaccines? I asked myself that question. If you want to have imported vaccines, it's a different issue. Now I come to the center state, and sir, this is going to be my last point. Please. 4 years after I've become a member of this House, sir, this is the first time I'm participating as a member of this House. So please indulge me for 1 more minute. Who are the people who said, let the states do it? Let the states do it. Who had 2 chief ministers? I don't want to name them. They said, center should not do the vaccine procurement. Let the states do it. The Honorable Prime Minister agreed. Apart from the state governments, state chief ministers, my senior colleague used to be my minister, a very dear friend. Many of them, I will quote you the statement saying, "Bhai, center states ko karne dijiye." But when the states were not able to do it, that's when the center took them over, and we procured them in order to provide them free to the states. It's not that we were distributing in North Block and South Block. Sir, I'm sorry, these are the home truths. Thank you. And I would like to tell my friends from Kerala that they should look at their numbers very carefully. And also from Maharashtra, because the Prime Minister on 17th March, after speaking to the Chief Ministers of States, warned them when there were only 30,000 cases in the country. Beware, the numbers are rising. Some of them did not take. I thank you very much, sir. Thank you. Mani Anu Sharma ji. Honorable Deputy Chairman, sir, this is a discussion which the country has been looking forward to and waiting for. After the painful experiences of this country, our people, the sufferings that tens of millions of Indians have faced, it's true that a pandemic is always global. A pandemic is not local. We all understand that. And we also understand how important the steps that have been taken. But at the same time, I would like to say, sir, that this discussion, when has intensity, this discussion also must have compassion. This discussion, I would have expected, would raise the level and become truly a bipartisan debate which the people of the country will celebrate and feel reassured that it is not you and me, it is India together which is talking. Unfortunately, I didn't see that. I am a senior member of this House. I've been around for long. I've been in the government and I've been in the opposition. Therefore, I would like to answer that when we have such debates, we must honestly look at the facts. We must not quarrel over numbers. We must not get into hair splitting that I did this and you did that. We are very proud as a nation of our scientists, of our doctors, of our paramedics. All Indians are. We are proud of our epidemiologists and scientists, our vaccine manufacturers. And let me put the record straight. India has not been recognized today for its vaccine manufacturing ability. In 1990s, India became the largest vaccine manufacturer of the world. It took decades and decades after independence.
Which year did Serum Institute come up? It was in the decade of the 1960s. When was the first vaccine institute established? So let's not say the governments have a duty. Whether it was Jawaharlal Nehru or whether it is Shri Narendra Modi today, all governments have a job. No government in independent India faced a pandemic. That is the truth. Because the last pandemic was 1918. उसके बाद तो अभी आया. महामारी है, संक्रमण है. उससे हमको अनुभव भी हुआ है, कष्ट भी हुआ है. उस अनुभव के आधार पर हमको अपनी चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए. ये सही मायने में जो दूसरी वेव आई है वो बड़ी सख्त थी. मैं ये नहीं कहूंगा अप्रत्याशित थी. ये आग की तरह फैली, महानगरों में नहीं कस्बों में भी गांव-गांव चली गई. वो दृश्य हमने देखे हैं, हृदय विदारक थे. उसे हम इनकार नहीं कर सकते. जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है. ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं है. ये त्रासदी थी और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आई. और आज भी तीसरी वेव चल रही है अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, और हम घबराए हुए हैं देश के रूप में कि हमारे यहां भी आएगी. मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है यहां पे कि कभी हमारे यहां कहा जाता है अक्टूबर में आएगी, कभी कहा जाता है कि अगस्त आखिर में आएगी. कृपा करके जो भी एजेंसीज है उनको कह दीजिए कि एक आवाज में भारत की सरकार की तरफ से चेतावनी आए, देश को सजग करें कि कब का अनुमान है. कोई नहीं कह सकता निश्चित तरीके से कितनी गंभीर होगी, कितने लोग इससे संक्रमण से प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं बता सकता. जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में. ये सवाल ना मैं आपसे करूंगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या बचाएंगी डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा प्लस से, क्योंकि इतना मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर इतना विवेक रखता हूं कि ये जवाब किसी के पास नहीं है, विश्व में नहीं है. तो इसलिए प्रश्न हम नहीं मांगे. मुझे सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि शायद अच्छा होगा अगर हम पहली वेव के बाद जो अनुभव आए थे उसके आधार पर हम सचेत रहते और तैयारी करते. ये कोई केवल केंद्र सरकार की बात नहीं, ये भागीदारी की बात है. ये भारत गणराज्य में 30 राज्य भी हैं. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो ये पार्टनरशिप में होता है केंद्र की सरकारें और राज्यों की सरकारें. चाहे वो लॉकडाउन है, वो तो तहसील तक जाता है, गांव तक चले गए. तो उसके लिए क्या आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह से हम मिलकर आगे के लिए तैयारी करेंगे, हमको ये बात देखनी पड़ेगी. शायद जो उसको कहते हैं कि थकावट आ गई थी पहली वेव के बाद, there was a fatigue and there was some complacency. Therefore, the administration was not prepared. The fact of the matter is, and we cannot be in denial, like if you are in denial of the treatment or vaccine, you cannot treat the pandemic. But if you are in denial of facts and reality, we cannot prepare for future. This is my request to you, very humbly, that many facilities that were created during the first wave all over the country got deactivated. They were mothballed. We didn't realize the pandemics have a pattern. The second wave will be more severe. Then the third wave will come. Then the fourth will come. And that's why the government must ensure today that the facilities created when we were grappling, the country was overwhelmed, our systems were collapsing across the country. It was so severe that those facilities remain in a state of readiness for the third wave. Similarly, for the oxygen. Sir, this country has made many achievements. We are a space power, we are a nuclear power. We are respected globally
for our technological prowess and the institutions that India has. But sir, this is also a fact that we grappled with the oxygen shortage. This is a fact. It's not that effort was not paid. I'm not one of those who denies that. But the oxygen needs suddenly skyrocketed. True, industrial oxygen got diverted. We ramped up the facilities. This is, being a global challenge, other countries came to our help. We were not in a position in the month of second half of April and in the month of May to save our people. ये सच्चाई है. इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था. पर सच्चाई ये है कि भारत की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर मरीज भी मरे, डॉक्टर भी मरे. चाहे वो गंगाराम था, चाहे बत्रा अस्पताल थे. हमारे मित्र यहां पे कई डॉक्टर बैठे, कई विद्वान बैठे हैं. एक दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है. इस वक्त एकजुटता की बात, एकता की बात. राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है. पहले उसका सोचे सब लोग मिलकर. आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी. कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें. शायद हम कुछ कर पाए. मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, वो एक बात जरूर बताएं महोदय कि जो सरकार ने कहा कि हम 162 पीएसए प्लांट ऑक्सीजन के कमीशन कर रहे हैं, कितने हुए? 500 नए पीएसए प्लांट्स are planned to be installed in the hospitals and district headquarters to enhance oxygen generation, and also the PSA plants to be developed by the DRDO. We want a specific answer from the government कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कमी रह गई, कब तक हम उसको पूरा करेंगे, ताकि देश आश्वस्त हो कि अगली बार हमको हमारी तैयारी बेहतर रहेगी और ये कमी हम पे दोबारा नहीं आएगी. अन्य आंकड़ों की बात हुई कि कितने लोग मरे. मुझे पता है कि हमारे देश के अंदर संस्था है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. हर राज्य के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है. हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर सब डिवीजन के अंदर डेथ रिकॉर्ड होती है, होगी. देरी होती है पर डेथ तो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए. और कहीं ना होगा रिकॉर्ड तो गांवों का पंचायतों के पास होता है, शमशान गृह में होता है कि कौन कौन मृतक आया. तो मुझे सरकार से एक बात कहनी है. एक्सेस डेथ्स बहुत रिपोर्ट हुई है. सब जगह लोग अस्पताल नहीं जा पाए, सब जगह पे लोग टेस्ट नहीं करा पाए. तो जो एक्सेस डेथ्स हैं उसमें कोविड की कितनी थी और दूसरी कितनी, उसकी कृपा जानकारी जल्दी मिले देश को, ताकि जो विषय उठा है, क्या कारण है कि हर चीज के लिए नागरिकों को गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़े. अरे प्रजातंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं केंद्र में और राज्यों में. सरकार तय करे कि कितना मुआवजा देना है, कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है. क्यों इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे? हम सबसे बड़ा जनतंत्र है, हम निर्णय करें. और सरकार से भी यह अपेक्षा. लोग मरे हैं, आपने सारा प्रबंधन एनडीए एक्ट के तहत किया है, कृपा करके इस पे आप गौर करें. माननीय सभापति महोदय, there are many issues, many lessons that we have learned from the severe second wave, and how millions of jobs have been lost, tens of millions lost their daily wages and incomes. Therefore, it's important for us to reflect on the social and economic consequences, the fallout. One lesson has been, besides the oxygen which I just referred, sir, before you came, was about the black marketing of the life-saving medicines. We had the medicines. It's a larger question
that how to ensure that whether it is steroids like dexamethasone, methylprednisolone, whether it was remdesivir, a colleague mentioned, which was sold Ram Gopalji for 1 lakh a vial, how to ensure that when the next wave comes, the governments, I'm not saying you. Yes, Government of India must give very clear standard operating protocols and directions because it's being managed through the NDMA Act, and all the states must put in place stringent checks so that life-saving medicines which India produces in abundance is available to the citizens. So one thing which is not being discussed about our children, about our poor, their education. This pandemic has resulted in mental health issues, emotional issues, especially amongst the poor, amongst the women who manage the households, and children. Is there any estimation, sir, which we must have an audit? How many children have fallen out of the education mainstream? How many children who could not attend the virtual classes? We may easily say that we have a notepad or we have other computer instruments. But the internet access, sir, in rural India is only 15%. In urban India, it may be 42%, but in the national capital of Delhi, 7 lakh school children did not have any internet access. Now, sir, smartphones, 75% to 80% children in rural India do not have any access. Sir, hundreds have committed suicides. There have been heart-rending stories. Government should create a special fund for such children. Government should also create adequate provision for orphan children, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप दोनों चले गए. ये करना चाहिए. सर, इस बच्चों से जुड़ी बात है मिड डे मील स्कीम की. स्कूल बंद हैं. जो गरीबों के बच्चे मिड डे मील स्कीम के लिए आते थे, वो तो ना खाना मिलता है ना स्कूल में आते हैं. कितने लोग चाइल्ड लेबर में चले गए. ये जरूरी है कि जिन बच्चों को मिलता था मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट, उनके यहां पे ड्राई राशन हर राज्य में, हर जिला में, हर तहसील में पहुंचाए जाएं. देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सभापति. कोई जवाब दे रहे, बैठ के जवाब देना नहीं और जवाब देने का अवसर भी मिला नहीं आपको. प्लीज सर, दिस इज नॉट द वे. The other matter is pertaining to the migrant labor workers. We have about, in India, the total number of migrant people is 43% of the population. More than 10 crore migrant labor and workers are there. In the second wave also, 3.5 crore had to go back. Second wave. So I'll say that second wave, in one way, the trains were running. We didn't have the same scenes as the first wave. But the national database of the migrant labor so that they have access to rations anywhere in the country is yet to be created. I hope though that work is accelerated so that the sooner we have it, the better social protection we give to our poor. So when I refer to, I'm not going to go into details that what is the GDP percentage and all that is lost, and it won't go. This House will have a discussion on the economy. But sir, there have been 3 packages that the government has given. These are stimulus packages. Total, what the government claims is 17.1 lakh crore, or 8.7% of India's GDP. So the fact is that the actual fiscal impact or outgo is 2.7 lakh crores. That is 1.4% of the GDP. The rest are credit measures, fiscal measures. अच्छी नीयत से किए हुए हो सकते हैं. अब जिस तरह से रेडी वाला है, खोंचे वाला है, जिसका कारोबार बंद हो गया लॉकडाउन में, और हमारे देश में नहीं दुनिया में 1/3 रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए. अब उनको कर्जा लेने के लिए कहो रेडी वाले को, खोंचे वाले को, कहां देगा कर्जा, कैसे देगा, गारंटी बड़ा मुश्किल काम है अगर सरकार भी गारंटी देती है.
और उसी तरह की तकलीफ आ रही है जिस तरह हम टूरिस्ट गाइड को देते हैं। अब टूरिज्म बंद है। अभी हरदीप पुरी जी ने कहा कि सारी फ्लाइट्स हमने सबसे पहले काम किया था। जब ना टूरिस्ट आएगा, ना पर्यटक आएगा, ना पर्यटक स्थल खुलेंगे, तो ना टूरिस्ट गाइड किसी को दिखाने के लिए जाएगा, तो वो कर्जा लेके कहां जाएगा? कौन सा कर्जा किस काम के लिए? कृपा करके इस पे पुनर्विचार करें। एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, भारत के पास 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 10 बिलियन अपने देश के लोगों को दे दो, 10 बिलियन तो दे दो, 7 लाख करोड़ से ऊपर बन जाता है, 7.5 लाख करोड़। ये मेरा आपसे आग्रह है भारत की सरकार से, इस पे आप गौर करें, लोगों के हाथ में पैसा दें। ये बहस का विषय नहीं है वैक्सीनेशन। कई सदस्यों ने कहा कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, यस एंड नो, and I'm not going to get into their other details also. There can be two perspectives. The fact of the matter is that there was a delay in placing firm orders. There was a delay. Other countries, whether it's America, whether it is UK, Germany, they placed firm orders by May last year. We have placed first firm orders only in the month of January this year, and second firm orders last week, which is of 14,500 crores, where we will get 66 crore vaccines. Sir, these are the government of India releases the numbers every day. So these are not Anand Sharma's numbers, government of India statement. I'm repeating what the government says. And let me assure, because a friend gestured, if I give you a number, with all humility, I'll say that cannot be challenged, because that is your government's number. That's not my number. The fact of the matter also is, nobody denies the fact that we are a country with 140 crore population. Therefore, we have to prepare for that. China is 150 crore plus. They have to prepare for that. You can't expect Greece or Turkey to have the same vaccination as Bharat Ganrajya. ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी 40 करोड़ का आप आंकड़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मैं भी सहमत हूं उससे, पर उसमें से फर्स्ट डोज वाले 32.5 करोड़ है, और सेकंड डोज जिनको दोनों डोज मिल चुकी है वो लगभग 9 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं। पर जहां तक बड़े देशों की सूची है, अभी हम 9% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। जो ये आंकड़े हैं हर देश के, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किस हमारा सबसे आगे पहुंच गया नंबर। प्रश्न ये है कि अभी हमको बहुत काम करना है। उसके लिए क्या रूपरेखा होगी, किसी तरह की कोताही ना हो। सर, मैं खत्म करता हूं। उसके लिए दोबारा वो अनुभव ना हो। ये तो नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, ये नहीं है कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं कि लोगों के परिजन नहीं चले जाएंगे, पर हम तैयारी में रहें थर्ड वेव की। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, बिफोर आई कंक्लूड, that only last night I was speaking to one of the key persons who is connected with the management. And I was taken aback. I'm not going to take the name. I cannot. And I was told कि अगर थर्ड वेव आई, तो हमने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि अगर सब जगह आ रही है? आपको तो तैयारी रखनी चाहिए, हमको चेताना चाहिए कि आप किसी तरह की ढिलाई मत करिए, तैयारी रखिए, कोविड की एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो सारे हैं उनको फॉलो करें। सर, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वैक्सीन बचाती है, पर ये इन्फेक्शन ना हो ऐसा तो नहीं होता। मेरा अपना अनुभव है, डिस्पाइट बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, आई हैड अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, आई वाज इन हॉस्पिटल। एज शास्त्रबुद्धे जी वाज सेइंग, he was fortunate that was the first wave. Maybe some of us were less fortunate. We had the Delta, and therefore it was a challenge. We do not wish a situation in this country, sir, before I conclude, to submit before this August House. Make a fresh beginning. All of us need to think. Question is of our people. Question is of our children. Question is of India's economy. Question is of humanity. How do we fight this battle? Let us not have a repeat
of what we say कि मैं नहीं तुम नहीं मैं, ये देश ना तुम्हारा ना हमारा, हम सबका, इसको ऐसा ही मान के चले, ये सबका है। और इसलिए आपसे ये आग्रह है कि जो हमने अनुभव किया है पहली 2 वेव का, उसके आधार पर हम तैयारी रखें, ये देश के हित में होगा और हम दुनिया को दिखा सकें कि भारतवर्ष तैयार है इस चुनौती के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Anandji. Honorable members, 26 people from 21 political parties have participated in this debate. And the Minister is going to respond to the debate. I only suggest that we should give confidence to the nation, to the people. I am not a scientist or a medical person, but one lesson is fear have affected many people, fear. So we should always, MPs or ministers or the government or the system or the so-called experts, they must try to give confidence to the people while giving suggestions and also cautioning government and also people. Confidence has to be given to the people because there is a talk of third wave. And people need to be assured that preparations are all on. I'm happy some of the members have given very constructive suggestions. Some have pointed out the shortcomings. Nothing wrong in that. But I appeal to all members, this side and that side, don't indulge in running commentary, making comment, sitting and commenting. If you could not control yourself, you can go out to lobby and then make a comment there, within the lobby, not to the middle, and come back. Some people cannot control themselves. That problem is there. So please do it. Honorable Minister Sri Mansukh Bhai. माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे कोविड पैंडेमिक पर चर्चा का प्रारंभ हुआ था और लगातार 4 घंटे तक चर्चा चली है। सारे समय में हाउस में बैठ के सभी को मैंने विस्तार से सुना है। जब चर्चा का प्रारंभ होना था उस वक्त नेता सदन ने विपक्ष के नेताओं के साथ जब फ्लोर पर बातचीत करते हुए कहा था कि चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों तरह से यही बात हुई थी कि चर्चा में कोई अच्छा सुझाव आए, जैसे भविष्य में हम अगले दिनों की तैयारी भी कर सके और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जिस पैंडेमिक में हमें उपयोगी हो। लेकिन चर्चा प्रारंभ हुई तब से मैंने देखा शुरुआत से ही उसमें जो कुछ फायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे राज्य ने किया, और कुछ अच्छा नहीं हुआ या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो ये मोदी जी की कमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने, जिस मुख्यमंत्रियों ने या जिस राज्य सरकार ने, मैंने मोदी जी ने भी सराहा है। प्रधानमंत्रियों की मीटिंग में भी मोदी जी ने, जिस मुख्यमंत्री ने अच्छे इनिशिएटिव लिए उसकी सराहना भी की है और होनी भी चाहिए। सरकार एक चपरासी से लेके हमारे लास्ट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके प्रधानमंत्री तक सब मिलकर एक सरकार होती है और इस सरकार की जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तब ये मिली जुली जिम्मेवारी होती है। हम सब जानते हैं और हम सब बात भी करते हैं, लेकिन भी पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। कोई न कोई जगह पे पॉलिटिक्स हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जब से पैंडेमिक प्रारंभ हुआ तब से आज तक हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि ये क्राइसिस ये पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये बात को हमने स्वीकारा है और हमने कहा भी, मैं मेरी रिप्लाई में भी, कोई जगह पे पॉलिटिक्स करने वाला नहीं हूं।
और जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। और इसलिए जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, हमें संकल्प करना है। और इसलिए माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात को स्वीकारते हुए 20 बार राज्यों से बातचीत की है, मीटिंग की है, उसका सुझाव लिया है और सुझाव के आधार पर जो निकला है, इस तरह से एक क्राइसिस का सामना किया है। इस तरह से सुझाव में जब मुख्यमंत्री लेवल से कोई विषय रखा जाता है तो मोदी जी ने विषय को गंभीरता से लिया है। एक बार बात आई कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप हमें केवल स्टेट को आप ही सब करें और स्टेट को कोई इजाजत ना दे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा स्टेट भी इनिशिएटिव ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चल रहा था वैक्सीन वाला विषय, तब ये बात आई कि भाई वैक्सीन हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, भारत सरकार लाती नहीं और हमें इंपोर्ट करने की छूट देती नहीं है। मोदी जी ने कहा कोई भी राज्य इंपोर्ट करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम भारत सरकार की ओर से दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन भी कोई स्टेट को मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो ला सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन कोई कंपनी यहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को देने के लिए आगे नहीं आई। जब जिस समय पर जिस राज्यों ने जैसे जब लॉकडाउन लगा था और कहा कि स्टेट के पर प्रधानमंत्री जब स्टेट पर छोड़िए, स्टेट अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेट अपनी ओर से भी लॉकडाउन लगाएंगे। मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्टेट भी एक जिम्मेदार सरकार होती है, वो भी अपनी व्यवस्था के अनुसार वो लॉकडाउन लगाए। तो बाद में सेकंड वेव में सभी स्टेट ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किया और मोदी जी ने कई बार कहा है कि देश आज जहां पहुंचा है, यहां देश आज जो स्थिति में है वहां पहुंचाने में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सहयोग है। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इसलिए ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें हम अगले दिनों में साथ में मिलकर कैसे काम करें और उसके लिए क्या क्या भारत सरकार ने किया। आप लोगों ने जो यहाँ कुल मिला के प्रश्न हमारे सामने रखे, या तो आपकी बात से 25 से ज्यादा सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसमें लॉकडाउन पहले क्यों लगाया, ऐसे जल्दी नहीं लगाना चाहिए था, ये बात आई। एक ये भी बात आई कि आप मृत्यु आंक क्यों छुपा रहे हो, आप में से वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मेडिसिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पॉलिसी आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, थाली की भी बात आ गई, बच्चों के लिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी बात आ गई, और तीसरी वेव की बात आई और प्रवासी मजदूरों की बात आई। इतने विषय पर आप लोगों ने खास करके, जिन्होंने उसमें से कई अच्छे सुझाव भी आए, कई लोगों ने इस विषय को लेके जैसे यहां पॉलिटिक्स किया, ऐसा बाहर भी पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन मैं बिंदु पर जब आपको बात एक एक विषय को लेके बात करना चाहूंगा, तब जब यहां देश में पहला केस जब दर्ज हुआ था 13 जनवरी 2020 के 13 जनवरी को जब पहला केस देश में आया, मोदी जी उससे पहले जब दुनिया में बीमारी फैलने लगी थी तब उन्होंने हमें अलर्ट किया था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये महामारी जो हिंदुस्तान में आ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए मैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री देखता था, और उस वक्त जिस कंट्री में वायरस फैला हुआ था, इस कंट्री से वेसल्स आए तो वहां उसका स्कैनिंग करो, ऐसी सूचना हमें मिली थी। वैसे ही एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट होता है, स्कैनिंग करो, सभी जगह पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया था।
वैसे ही बॉर्डर, कई देश से हमारी छटी हुई बॉर्डर पर भी स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी लोग आ जा सकता है। ये सारी व्यवस्था जब देश में, दुनिया में, हिंदुस्तान में पहला केस दर्ज हुआ तब से शुरू की गई थी। बार बार एडवाइजरी निकाली गई थी। एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए जब हमारे यहाँ बात होती है कि ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया और ये नहीं हुआ, करना किसको होता है? देश क्या होता है? जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि 30 स्टेट बन के एक राष्ट्र बनता है, तब जाके एक देश बनता है। ये हमारी फेडरल डेमोक्रेसी में हमारी भारत सरकार क्या है? ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्टेट की कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन होता है कहां और किसके लिए होता है? देश की जनता के लिए होता है। देश के 100 करोड़ की नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है। उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई भी स्टेप हो, उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए कहां कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है विषय नहीं होता है। और इसलिए जब सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता होती है, उस वक्त इंप्लीमेंटेशन जब स्टेट को करना होता है, हमने कभी नहीं कहा ये स्टेट फेल हो गया, ये स्टेट ने ये नहीं कहा। यहां कई लोगों को मैं बता सकता हूं, मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कई स्टेट के पास आज 10 लाख वैक्सीन पड़ा है। मेरे पास यहां आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता। कई स्टेट के पास 15 लाख पड़ा है। और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहां मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो। वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहां स्टेट में है, उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना हुआ, ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके। देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। और 3 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था कि भाई एक क्राइसिस के सामने हम हिंदुस्तान में कैसे लड़े, उसके पर आप विचार करो, उसके पर चर्चा करो, उसके आधार पर आप सुझाव दो। ये सुझाव तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके लिए काम करो। ये सब सुझाव, एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव, नंबर ऑफ एजेंसीज, नंबर ऑफ सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आती थी। और ये स्थिति में जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया? जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी। हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा? मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे व्यवस्था खड़ी कर दिया। और उस वक्त फर्स्ट वेव में मैंने देखा है, उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पैरासीटामोल चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था। हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे।
इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने ये प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहां चल रही थी, हमारे यहां कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई, और उस वक्त हम क्या बोलते थे, कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन ये पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये लगा ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहां वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें यह भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं, और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की शुभ की भी बात करते हैं। हमारा भला होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए, ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान, ये महामारी के दरमियान ये भाव निर्माण किया। और जब यहां बात हुई, जिस तरह से जिस स्थिति निर्माण हुई थी, इस स्थिति में सर 130 करोड़ की जनता, लॉकडाउन लगा हुआ हो, आपने देखा होगा, डेवलप्ड कंट्री में छोटा पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा था तो एजिटेशन हुआ था, रोड सड़क पर निकले थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब दुनिया में भूतकाल में भी महामारी आई, भूतकाल में जब महामारी आई, तब दुनिया में महामारी से मरे उससे ज्यादा लोग भूखमरे से मरे थे। ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम और लाभ शुभ की संस्कृति है ना, मोदी जी ने कहा सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लाभ शुभ मीन्स दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी कंपनी हो, उन्होंने चैरिटी चालू कर दिया, सभी एनजीओ ने चैरिटी चालू कर दिया, स्थानिक लोकल इकाई ने चैरिटी चालू कर दिया, सब लोगों ने अपनी ओर से जो भी हो सके मदद के लिए लोगों ने किया। कोई व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को भूखे सोना ना नहीं दिया। ये हमारी लाभ शुभ की संस्कृति के आधार पर संभव हुआ, और ये उजागर मोदी जी ने, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर, आपने यहां के कमेंट आई, थाली बजाई, यहां बात हो गई है, ताली बजाई, क्यों बजाई, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई। ताली हमने बजाई, क्यों बजाई, जो रोड पे खड़ा होके देश की, राज्य की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी के लगाए, जो हॉस्पिटल में छोटा काम करने से लेके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जिन लोगों ने एक कोरोना पेंडेमिक में अपनी ड्यूटी अदा की, उसके सम्मान के लिए बताया। मैं भारत सरकार के मंत्री हूं, उसके पहले मैं एक बेटी का बाप हूं, और मेरी बेटी जब कोविड क्राइसिस में इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी, और उसके बाप के, उसके पिता के और उसकी माता की क्या स्थिति होती है। मेरी बेटी वहां काम कर रही है, कोविड फैल रहा है, और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी, और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि 3 ताली का क्या महत्व है। हमारा हौसला बढ़ाते थे ताली, ये थाली का टंकार हमारा हौसला बढ़ाते थे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए थाली और ताली का महत्व था, और एक किया तब जाके देश कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हुआ और हम उसको अच्छी तरह से लड़ सके। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु, यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक यहां विषय वैक्सीन का आया है, तो जब मैं वैक्सीन की बात करूं उसके पहले मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं। और आपको ये मानना पड़ेगा और हमें एक गौरव भी महसूस करना होगा। ये देश में जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने सोचा कि इतनी आबादी वाला देश है और जिस देश में रिसर्च होगा तो वैक्सीन पहले तो वही ले लेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा वो वैक्सीन स्वाभाविक तौर पर पहले ले लेंगे। तो हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश क्या किसी के भरोसे पे बैठा रहेंगे? नहीं रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। एक कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जाम्पल है। और अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट के साथ बातचीत किया, कंपनियों के साथ बातचीत किया, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया। उसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करने के लिए संयुक्त रूप में रिसर्च करना है तो भारत सरकार ने उसको सपोर्ट किया। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भारत बायोटेक एंड सीरम, दो कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजिनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की आवश्यकता है। जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ, हमारे देश की क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया सभी स्टेट ने हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार एक कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में मैं स्वयं सभी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के यहां जाके आया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबी बातचीत करके आया। उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बाहर से लाने की आवश्यकता हो तो विदेश मंत्रालय से बातचीत करके, जयशंकर जी दुनिया के साथ बातचीत की, दुनिया ने भी अच्छी तरह से हमें सहयोग किया और हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कहाँ रुके नहीं, उसके लिए काम शुरू हुआ। मोदी जी स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं
वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स करने वाली कंपनी, वैक्सीन में रिसर्च करने वाली कंपनी की स्वयं मुलाकात ली, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का हौसला बढ़े, उसको कुछ कहना है तो कह सके, केवल टेलीफोन से बात नहीं किया, स्वयं जाके आए। उसके बाद मैं बार बार उसका फॉलोअप लेता रहा और आज हिंदुस्तान गौरव महसूस करेगा। दुनिया की वैक्सीन तो $10 की होगी, $12 की होगी, ये $2 वाली है। और जैसा इंडिया में प्रोडक्शन रैंप अप होगा और हिंदुस्तान में एक्सेस होगा ना वैक्सीन, तब वही वैक्सीन बिकने वाली है, क्योंकि दुनिया के लिए वो सस्ती होने वाली है। दुनिया की वैक्सीन महंगी है और इसलिए सीरम वैक्सीन उसका हमें रेगुलर 11 से 12 लाख डोज मंथली मिलना चालू हो गया है। अब 11 से 12 करोड़ डोज हमें मंथली मिलना चालू हो गया है। हमें जून महीने में 10 करोड़ मिले थे, ये महीने में मुझे 11.5 करोड़ दे रहे हैं। कंटिन्यू से 11 से 12 करोड़ के बीच में हमें देते रहेंगे। वैसा ही भारत बायोटेक, उसका मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। विश्व के सबसे बड़ा रिएक्टर उन्होंने बेंगलुरु में लगाया है। उसका प्रोडक्शन अगले ये महीने में, यहां मैं कई बार बात ये भी सुनता हूं, भारत सरकार ने प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि भारत बायोटेक का प्रोडक्शन तो इतना होगा ही नहीं, एक बैच फेल हो गई। ये बायोलॉजिकल व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है। फेल हो गई तो उसका प्रोग्राम जिस महीने में उसको मुझे देना था 3 करोड़, वो नहीं दे पाए। हो सकता है वो अगले महीने में देंगे। इससे हमारा प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत बायोटेक उसके साइंटिस्ट में जाके मिला, मुझे गौरव हुआ जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। वो देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। उसका प्रोडक्शन आज हमें जुलाई महीने में 2.5 करोड़ मिलेंगे, अगस्त महीने में वो 3.5 करोड़ की रफ्तार से हमें देना शुरू कर देंगे। उसके अलावा कई लोग बार बात करते थे और यहां भी बात हुई कि वैक्सीन सभी को प्रोडक्शन देने की मंजूरी दे देनी चाहिए। वैक्सीन प्रोडक्शन है, वो सभी नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन मैन्युफैक्चर्स करने वाले लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 3G लैब चाहिए, उसका एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब आज हम प्रारंभ करेंगे वैक्सीन बनाना है, ऐसा मैं आज तय करूं और मेरे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो तो भी प्रोडक्शन में आने में 1 साल लग जाती है, 1 ईयर लग जाता है। दूसरा, जिसके पास इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी सभी कंपनी को हमने भारत बायोटेक के साथ बिठाया। हमने कहा कि आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, अब उसको मदद करो, ये देश की रिक्वायरमेंट है। भारत बायोटेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है और हमारे PSU भी उसमें लग गए। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, महाराष्ट्र की हफकीन, बिपकोल, गुजरात की हस्टर, ये सभी कंपनी को आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। उसका MOU हो चुका है, वो भी अगले दिनों में प्रोडक्शन में आएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। उसके अलावा हमने कई निर्णयों में रिलैक्सेशन दे दिया कि भाई चलो, यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसी कंट्री ने यहां जो वैक्सीन को अप्रूव किया हो और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया हो, उसको इंडिया में ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं। वो वहां ट्रायल किया गया है, उसको हम ट्रायल मान लेंगे। ऐसा करके देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने उसको रिलैक्सेशन दे दिया। स्पुतनिक आई, उन्होंने इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने भारत में डॉक्टर रेड्डी, पेनेंसिया, हेस्ट्रो, वर्चो, स्टर्लिन, ग्लैंड फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, ये सभी कंपनी के साथ उसका हमने टाइप करवाया। ये आपकी ओर से यहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो भी अपना प्रोडक्शन हिंदुस्तान में अभी उन्होंने देना शुरू किया है। अभी वहां से बल्क में लाते हैं, यहां फिल फिनिश करते हैं और सप्लाई शुरू की है। उसका हमने 33 लाख डोज आज तक भारत को मिल गया है और अभी इंडिया में इंडिजीनियस उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो ये भी हमें उपयोगी होगा। एक मुझे देश की गौरव की बात ये भी बतानी है। आज इस सदन के माध्यम से देश के कोटे कोटे साइंटिस्ट और युवा लोग इस सदन के बैच को देखते होंगे। आज कैडिला जाइडस ने डीएनए वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने
थर्ड ट्रायल पूरा कर लिया और डीजीसीआई में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई हो गया है। हमारी एक्सपर्ट टीम उसको देख रही है, उसको स्क्रूटिनी कर रही है और ये मार्केट में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान एक इकलौता कंट्री होगा जिस कंट्री के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन बनाया हो। एक गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त होना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। उसके अलावा देश में चाइल्ड्स का 3 फेज खत्म हो गया। बायोलॉजिकल इवेंट्स हमारी हैदराबाद की कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन बनाया है, उसका 3rd ट्रायल चल रहा है, वो भी अच्छी तरह से। अपेक्षा है कि सितंबर अक्टूबर में वो मार्केट में आ जाएंगे और 7.5 करोड़ डोज के साथ वो मार्केट में आएंगे। भारत सरकार ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। क्या प्रोडक्शन करिए, हम आपको एडवांस पैसा देते हैं, बाद में पैसा डोज हम जब आपसे खरीदेंगे तब हम उसको सरबर कर देंगे। तो ये 7.5 करोड़ डोज प्रति माह लेके अगले दिनों में मार्केट में आने वाले हैं। और भारत बायोटेक की ओर से एक नेसल वैक्सीन ना नोज में 2 ड्रॉप डाला जाए, उसकी भी ट्रायल बहुत सफलता से चल रही है। हिंदुस्तान ने वैक्सीन सेक्टर में जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम है, देश के लिए सराहनीय कार्य है और अगले दिनों में हिंदुस्तान को इज्जत देने वाला काम होकर रहेंगे। उसके आधार पर हम कहते थे कि दिसंबर के पहले हम देश के नागरिकों को जो 18 एबो के हमारे लोग हैं उसको हम वैक्सीनेट कर देंगे। सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भरोसा करना है देश के साइंटिस्ट के पास। सवाल सरकार तो वहां से जो बोलती हमें कहते हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने रिपोर्ट करता हूं। मुझे भरोसा है मेरे साइंटिस्ट पर, मेरी इंडिजिनियस कंपनी पर। और दूसरा, यहां बच्चों के लिए भी बात हुई, 3rd वेव में बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इंडिया की 2 कंपनी जाइडस कैडिला, उन्होंने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। मुझे इनफॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके साथ टच में रहता हूं, अच्छी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी ट्रायल सक्सेस रहे और देश के बच्चों को भी टीका लगे, इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। और ये बात हुई कुल मिला के वैक्सीन प्रोडक्शन की। अभी बात आती है वैक्सीनेशन की। जब मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी माननीय चेयरमैन साहब, मेरा थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी तो सभी लोगों को उससे फायदा भी होगा। तो देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको पहले तय किया था कि हम वैक्सीन सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर को दें। उसके बाद 2nd फेज हमने शुरू किया 2 फरवरी को, उसमें हमने फ्रंटलाइनर को तय किया। उसके बाद हमने 60 एबो को तय किया। 1 अप्रैल से हमने 45 एबो को तय किया। और लास्ट में सभी का सुझाव था, कई स्टेट वो भी बोलते थे कि 60 एबो को ही क्यों, उसके नीचे क्यों, उसके छोटे कम उम्र वाले को क्यों नहीं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री श्री की मीटिंग से ही निकला हुआ विषय है कि भाई सभी को ओपन करो। धीरे धीरे क्रमशः आते सब लोगों को 18 एबो को अभी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है और वो आगे बढ़ता रहेगा। और आज जो वैक्सीन मैंने कहा उपलब्धता के आधार पर, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कौन स्टेट किसकी सरकार वहां चल रही है और उसको कम देना वैक्सीन, उसको ज्यादा देना, ऐसा नहीं किया। हमने वहां के पॉपुलेशन के प्रोरेटा के आधार पर सभी स्टेट को जो प्रोडक्शन होता है उसको 15 दिन पहले हम उसको प्रेडिक्शन दे देते हैं कि आपको इतना वैक्सीन मिलना है और आप उसको प्लान करिए। प्लान करना स्टेट की जिम्मेवारी बन जाती है, कितना उसको काउंटर खोलना है। हमने बोल दिया कि इतना मिलेंगे। कई जगह पे क्या होता है, वैक्सीन आया और ज्यादा काउंटर खोल दिया और एक काउंटर पर, एक सेंटर पर 200 डोज मिला और आपने बोला लिया 400 को 600 को, तो स्वाभाविक तौर पर वैक्सीन नहीं है इसी में उठती है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन पर कृपया कोई राजनीति ना करें। हमारा मन बहुत ओपन है, सभी को वैक्सीनेट करना है। आज पर डे 50 लाख की गति से पिछले वीक से वैक्सीनेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखते हुए अगले महीने में मुझे 18 करोड़ डोज मिलना है। 18 करोड़ डोज मिलेंगे तो मैं 60 लाख करूंगा। उसके बाद मुझे
25 करोड़ मिलना है तो 75 लाख पर डे करेंगे। ऐसा जैसा जैसा डोज उपलब्ध होते जाएंगे ऐसा ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। हमारी सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम साथ में मिलके उसके लिए काम करें। और इसलिए आज हिंदुस्तान, ये तो सही है, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है। देश बड़ा है, ये भी बात सही है कि परसेंटेज में हम देखें तो कम है, क्योंकि देश भी बड़ा है, वो भी हमें मानना होगा। दूसरा, आम दुनिया की कभी प्रशंसा करते हैं, हमारे पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दिया और सारा संसाधन लगा दिया और थर्ड वेव वहां चल रहा है, तो भी एक कंट्री की क्या हालत है देखिए। इंडिया ने लगाया है आज सुबह तक 41 करोड़ 20 लाख, यूनाइटेड स्टेट ने लगाया है 33 करोड़ 33 करोड़ 80 लाख, ब्राजील ने लगाया है, मैं वही बोल रहा हूं अब्रोज जी, मैं वही बोल रहा हूं कि ये टीका की उपलब्धता, दूसरा देश की आबादी। यहां आबादी कम है लेकिन वो संसाधन तो उसके पास ज्यादा है ना, मशीनरी तो उसके, वो डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं ना, तो ये लोग भी कितना लगा सके हैं। जर्मनी 8 करोड़ 60 लाख, यूनाइटेड किंगडम 8 करोड़ 30 लाख, जापान 7 करोड़, फ्रांस 6 करोड़ 3 लाख और टर्की 6 करोड़। हमने देश दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश हम बने हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और टीका में जैसे जैसे बढ़ता गया प्रोडक्शन, ऐसे पहले 10 करोड़ हुआ था, 85 डेज लगे थे, 85 डेज में हम 10 करोड़ लगा पाए थे, लेकिन 55 डेज में, बाद में 29 डेज में हमने 20 करोड़ लगाया और 55 डेज में हमने 10 करोड़ लगाया, 20 करोड़ लगाने में हमें 29 डेज लगा और 24 डेज में, पिछले 24 दिन में हमने 10 करोड़ टीका लगाया है। और ऐसे पर 10 करोड़ टीके से हमारी संख्या आगे बढ़ती जाएगी और हमारी प्रोडक्शन जैसे जैसे रैंप अप होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता, हमारा वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। जब डेली वैक्सीन रेट और एक बच्चों की वैक्सीन का विषय आया है, तो उसमें बच्चों को तीसरा, एक ह्यूमर चलती है कि बच्चों में तीसरा वेव में उसको ज्यादा लगेगा, उसकी चिंता करनी ही चाहिए और हमने करके भी रखी है। लेकिन फर्स्ट वेव जब था तब 1 से 10 जब सीरो सर्वे होता है और एंटीबॉडी देखी जाती है, तो उसमें 1 से 10 आयु के बच्चे में 3.28% बच्चे को एंटीबॉडी पाई गई थी। सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में भी जब हम पिकअप पर पहुंचे थे फर्स्ट वेव में, तो तब 21.23% हमारा केस के सापेक्ष में बच्चों में थे। वैसे ही सेकंड वेव में भी 3.5% ही बच्चे को इफेक्ट हुई थी। हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में सेकंड वेव में ज्यादा आई, फर्स्ट वेव में भी इफेक्ट कम आई, तो थर्ड वेव में उससे ज्यादा आ जाएगी। ऐसा प्रिडिक्शन करना हमारे लिए उचित नहीं है। एक 2 एग्जाम्पल से हम तय कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट वेव ज्यादा थी, सेकंड वेव कम थी, लेकिन 3.5 पॉइंट ही बच्चे हमारे इफेक्टेड हुए थे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थर्ड वेव, लेकिन भी उसकी तैयारी नहीं करना ऐसा नहीं, उसकी तैयारी अच्छी तरह से की है और ये तैयारी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो मेडिसिन की यहां भी बात आई, मेडिसिन में हमारी क्या स्थिति थी मुझे पता है, आप सब नेता सदन की मीटिंग भी रखी है, लेकिन उसके पूरा भी मुझे उसके पहले पूरा भी करना है। मेडिसिन के बारे में यहाँ कई विषय रखा गया था, लेकिन रेमडेसिविर, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, ये सब कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो क्राइसिस हुई,
कोई भी मेडिसिन की क्राइसिस ना हो। ये पर्सनल मैं देखता था, इसलिए मुझे उसका डिटेल अनुभव है। उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, जब जिस दिन सेकंड वेव स्टार्ट हुआ और उस वक्त हमने सभी कंपनी को पूछा पहले कि आपकी क्या स्थिति है, प्रोडक्शन क्षमता क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 30,000 फाइल हम बना सकते हैं, इतना हमारे पास मटेरियल है, इतनी हमारी व्यवस्था है। मैंने कहा कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, अगले दिनों में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आप प्रोक्योर कर लेंगे, हमने कहा कि हाँ सरकार प्रोक्योर कर लेगी, आप प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी करो। उन्होंने कहा कि एक बीडीसी करके एक उसमें रॉ मटेरियल आता है, वो गिलियड कंपनी देगी तो होगा। मैंने जयशंकर जी को कहा कि आप गिलियड कंपनी से बात करो, बीडीसी रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को दे तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। ये बात हुई 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच की, और मुझे बताते हुए खुशी है 13 अप्रैल आई तब, उसके पहले जब मैंने प्रारंभ किया तब देश में केवल 20 प्लांट था जो रेमडेसिविर बनाता था, और 13 अप्रैल को 62 प्लांट थे रेमडेसिविर बनाते थे, और उसकी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 3.5 से 4 लाख तक आ पहुंची थी। जितनी कोशिश हमसे हो सकी इतनी कोशिश हमने की, ईमानदारी से कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि देश के नागरिकों को मेडिसिन मिले उसके लिए प्रयास करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक घटना से दूसरी घटना बनी, जब ज्यादा हम रेमडेसिविर या तो स्टीरॉइड का हम यूज कर लेते हैं, और जब लॉन्ग टाइम हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है, या तो जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो ब्लैक फंगस का डिसीज शुरू हो जाता है। तो फिर 1 मई सूरत से मुझे सूचना मिली कि एक ब्लैक फंगस का केस आया है, तो मैंने तुरंत ही देश में मैपिंग किया कि देश में एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो पता चला कि 5 कंपनी कर रही है, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, महीने 1 लाख से 1.5 लाख वाइल बनाने की 5 कंपनी की इकट्ठा करके थी। और देश में म्यूकरमाइकोसिस का केस, यहाँ डॉक्टर है उसको पता होगा, वो सालाना केवल 3 से 4 हजार आते थे, और केस बढ़ने लगा अप्रैल मई महीने में, और बढ़ के आज 44,000 तक पहुंच गया। 44,000 तक केस आज, स्टिल टुडे 44,000 केस म्यूकरमाइकोसिस का। उसके लिए एम्फोटेरिसिन बी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, उसकी प्राइस भी महंगी और लगाना भी ज्यादा पड़ता है, 50 से 100 से 150 तक लगाना पड़ता है, खर्च भी बहुत होता है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों के साथ बातचीत करके, गवर्नमेंट व्यवस्था को क्रिएट करके, एक पोर्टल खड़ा करके, कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पर लाए, और एक पोर्टल पर ला के सारी दुनिया में, आपने जो यहाँ कहा ना क्यों आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ये नहीं करते, इसलिए करना पड़ता है। सब दुनिया के साथ एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया से संपर्क रखना पड़ता है, म्यूचुअल हमारी आवश्यकता होती है सभी से। हमारे पास एम्फोटेरिसिन नहीं थे, और ऐसी स्थिति में दुनिया ने हमें मदद किया, कहा कि हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा रहा था, और जहां जहां मेडिसिन पड़ी थी सब लोगों ने हिंदुस्तान को भेजी। 13 लाख फाइल इंपोर्ट किया, और यहाँ नया 5 प्लांट को कहा आइए आप बनाइए, हम सहयोग करते, तुरंत ही उसको मंजूरी दी। 10 प्लांट ने यहाँ बनाना शुरू किया, हमने 13 लाख फाइल इंपोर्ट किया, और दोनों संयुक्त करके देश में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी ना रहे उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन भी मैं मानता हूं कई लोगों को नहीं भी मिली होगी, टाइम पे नहीं भी मिली होगी, क्योंकि कोशिश जो सरकार से हो सकता है, सरकार जो कर सकती है, ये सर्वोच्च करने की कोशिश की, क्योंकि देश की 130 करोड़ की जनता के प्रति मोदी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे व्यक्त करें, ये जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी के साथ हमने काम किया है। वैसा ही ऑक्सीजन के बारे में यहाँ बात आ गई है, मुझे नहीं बताना है ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन के संदर्भ में जो काम हुआ, कितना ऑक्सीजन देश में आवश्यकता होती थी। देश का प्रोडक्शन ही 4 से 5 हजार मेट्रिक टन का था इंडस्ट्रियल, और उसमें मेडिकल ऑक्सीजन तो केवल 1100 से 1200, 700 से 900 टन जितना ही था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उसको बढ़ाना था, और उसको बढ़ा के हमें वहां ले जाना था जो हमारी
आवश्यकता को हम पूरा कर सके और देश में जो एकाएक हमारी डिमांड बढ़ी उसको हम कैसे पूरी करें। तो ये पूरी करने के लिए हमने भरपूर, आपने देखा होगा, कभी मुझे उसमें से कभी किसी ने जो थोड़ी सी सराहना की होती तो मुझे अच्छा लगता। प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, हमारे पास न था नहीं। चलो हमने इंडस्ट्रीज को कहा कि अब 2 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज थी, सभी के पास जो प्लांट था हमने उसको बोल दिया कि आप इंडस्ट्रीज के लिए यूज नहीं करो। देश की जनता की जीव बचाना हमारी प्राथमिकता है, लाइफ इज अ फर्स्ट, और इसके लिए उसको काम पे लगा दिया। लेकिन उसके लिए लॉजिस्टिक चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमारे पास टैंकर भी की लिमिटेशन होती है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर, उसको भी बढ़ाना था। उसको बढ़ाने के लिए हम काम पे लगे, इंडिया में थे, बाहर से भी मंगाने की कोशिश की। पीयूष भाई ने ट्रेन चलाई, ट्रेन के माध्यम से हमने यहां से टैंकर भेजे, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की कोशिश की, और एयरफोर्स के प्लेन लगाए, समय ज्यादा न लगे। बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी बाय नेवी के माध्यम से हम ऑक्सीजन लाए। आपने जो सराहना की होती, उल्लेख किया होता कि हिंदुस्तान की सरकार ने एफर्ट किया, दुनिया के साथ बातचीत की, कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां से नेवी के शिप के माध्यम से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन लाए, जैसे हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचे। उसके लिए एयरफोर्स के प्लेन को काम पे लगाया, उसके लिए ट्रेनें काम पे लगी, सारी व्यवस्था को पूरी करके हमने 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की। ये छोटी बात नहीं है। और दुनिया में जो मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, कई कंट्री का यहाँ नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कैसी अव्यवस्था हो चुकी थी, कैसे लास्ट में उसके नागरिक के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, एम्बुलेंस को कॉल करते थे, एम्बुलेंस नहीं आती थी, ऐसी कई कंट्री में हालत हो गई थी। हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन भी मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी और हमें बहुत कुछ करना है अगले दिनों में उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है और साथ में मिलकर करना है। हम संयुक्त एफर्ट से काम करेंगे। आपने कहा कि उसकी और तैयारी क्या होनी चाहिए। आनंद शर्मा जी ने कहा कि आप पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, आपने मुझे पूछा कि उसका विवरण आपको देना चाहिए, मैं दे देता हूं। हमने तय किया कि देश की सभी एक कैटेगरी की बड़ी हॉस्पिटल, वहां पीएसए प्लांट प्रायोरिटी में लगना चाहिए। केवल सरकारी लगा रही है ऐसा मैं नहीं कहता, कई एनजीओ भी लगा रहे हैं, कई कंपनियां अपने सीएसआर फंड से भी लगा रहे हैं। मैं पोर्ट मिनिस्टर था तो मेरे कई पोर्ट के माध्यम से मैं सीएसआर से इस डिस्ट्रिक्ट में लगा रहा था। ऐसे ही ओएनजीसी भी लगा रही है, ऐसे कोयला कंपनी भी लगा रही है, ऐसे कई भी लोग, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। लेकिन भारत सरकार ने 1573 प्लांट हम लोगों ने लगाने के लिए कार्यक्रम बनाया। उसमें से 316 प्लांट आज के दिन में कमीशन हो गया है और 31 जुलाई और अगस्त एंड में हम सारे प्लांट लगा देंगे। उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। डे टू डे जियो टैगिंग करके हम फॉलोअप ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी स्टेट को भी आग्रह करना चाहता हूं कि लग रहा है आपके हॉस्पिटल में, आप भी निगरानी करिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में या तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां भी लगता है, आप जाके कई बार उसकी मुलाकात लेके आइए, कैसा काम चल रहा है, उसका हौसला बढ़ेगा और हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि काम अच्छी तरह से हो रहा है और उसका लाभ भी अगले दिनों में देश को होना है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी व्यवस्था हो रही है। 4,04,02,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने देने के लिए काम चालू किया है। उसमें 1,14,000 सिलेंडर आज स्टेट को पहुंचाया भी गया है। वैसे ही वेंटिलेटर स्टेट को दिया गया है। 56,000 वेंटिलेटर आज तक भारत सरकार ने स्टेट को दिया है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। कई स्टेट क्राइसिस चल रही थी, तो क्राइसिस के समय में आप लोगों ने देखा होगा कई स्टेट की ओर से कमेंट आती थी कि वेंटिलेटर चल नहीं रहा है। अरे भाई, 1 साल पहले हमने भेजा था आपको, 1.5 साल पहले भेजा था, एक बार खोल के देख लेना चाहिए था। एक बार खोल के देख तो लेना चाहिए था। ऐसा कहते हैं आप
ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, वैसा ही वेंटिलेटर उपलब्ध हो, उसके लिए हमने कोशिश की। सारी ओर से हमने पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 1 लाख स्टेट को आज के दिन में उपलब्ध कराया है और हम अगले दिनों में करवा रहे हैं। मेरा सभी को आग्रह है कि अगले दिनों में हम सब लोग साथ में मिलके तीसरे वेव की यहाँ बात हुई, उसके लिए क्या तैयारी हुई है उसकी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने भविष्य में, अभी मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट जी, आपका क्वेश्चन का भी रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ। ओके, वो सुझाव तो मानूंगा ही। हाँ, प्रेजेंटेशन तो सर्कुल डायरेक्ट जी सुझाव भी लेंगे और सभी पार्टी के नेता की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बोला ये एमपी को भी भेजेंगे, भेज देंगे। लेकिन लास्ट में हमने जो सीखने के लिए सेकंड वेव से मिला, सेकंड वेव में हमें जो सीखा, आपने कहा कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए और अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने के लिए जो उस सेकंड वेव से हमें सीख मिली, भविष्य में हमें ऐसी नौबत ना आए या तो उसको अच्छी तरह से दुरुस्त कर सके, इसके लिए हमने 23,000 करोड़ का पैकेज, कोविड मैनेजमेंट रिस्पांस पैकेज डिक्लेयर किया। ये पैकेज में क्या क्या कंपोनेंट है? पेडियाट्रिक बेड बनाना है, अभी डिस्ट्रिक्ट हमारे हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक के लिए अलग से वार्ड बनाना, उसके लिए आईसीयू वार्ड बनाना, उसके लिए वेंटिलेटर का प्रबंध करना। हर डिस्ट्रिक्ट पर कोई भी जगह पे मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, दिक्कत ना रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बफर स्टॉक रखे, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट को उसके लिए पैसा दिया जाएगा। 2,44,000 बेड बनाया जाएगा। हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस अभी से ले लेना है 9 महीने तक। 9 महीने में 23,000 करोड़ रुपीस का खर्च करना है और एम्बुलेंस अकेले तैयार ही रहे, शायद आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करे। कम्युनिटी हॉस्पिटल उसमें से तैयार करना है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टूडेंट है, उसको अभी से ही हायर कर लो, उसको रिस्पेक्टेड सैलरी देके उसको भी उसमें वो काम में लगे और भविष्य में हमें जो केस बढ़े तो उसका उपयोग हो सके और उसमें टेलीमेडिसिन का उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो के कंसल्टेशन हो सके। पीडियाट्रिक स्टेट ऑफ एक्सलेंस सेंटर हर स्टेट में एक बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान किया है। ऐसे कोई ऐसी महामारी आगे बढ़ जाए और बच्चों में आ जाए तो उसको स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक और नीचे लेवल तक अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसके संदर्भ में उसको इंफॉर्मेशन मिले, उसको यहाँ से दिखाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए भी उसमें व्यवस्था रखी गई है। कुल मिला के जो हमने भविष्य में ये आपदा आगे बढ़े तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार के साथ भागीदारी बना के उसके सुझाव के आधार पर हमने ये पैकेज डिक्लेयर किया है। और मुझे विश्वास है, मैं कल ही उसका रिव्यू ले रहा था, सभी स्टेट को बोला गया है कि आप स्टेट का प्लान बना के हमें भेजिए, क्या क्या आपको करना है वो भी उसको एडवाइजरी दी गई है और उसके आधार पर वो हमें प्लान भेज देंगे और हम तुरंत ही पैसा स्टेट के अकाउंट में जमा करवा देंगे, जैसे कि अगले दिनों की हम अच्छी तरह से तैयारी कर सके। आप सब लोगों ने अपना जो सुझाव दिया, आप सब लोगों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसके आधार पर मैं लास्ट में इतना एक संस्कृत में भागवत गीता का एक श्लोक आपके सामने रख के मेरी बात खत्म करूंगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीदम विविधायाश्च पृथकेष्ठा देव्यम चेवात्र प्रज्यचम। यानी कि शरीर, कर्म, मन और भाव से जो हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, हम सफल ही रहेंगे और सफलता के लिए हम सब समूह में काम करेंगे। धन्यवाद। श्री शरद पवार जी, श्री शरद पवार, जस्ट शरद पवार जी saying something. If you permit, I'll ask 2 questions. Serum Institute and Bharat Biotech, they are the major producers of vaccine. But there are 2 another companies, Hindustan Antibiotics
which is owned by Government of India, and Hopkins Institute, Mumbai, which is owned by state government. They are ready to take responsibility to produce vaccine provided Government of India financially support them. That is one question. And secondly, because of lockdown, schools are mostly closed. Only in urban area, online education facilities there. Number of students who are studying in Jilla Parishad school, rural area, they have got sufficient number of mobile. So is it possible to help them financially and take advantage of online education? You want to respond? Suggestions? किनको ऑलरेडी हमने मंजूरी दे दिया है और हमने सहयोग भी उसको किया है. Sri Siva, Sri Siva, Sir, I asked about the making functional of the vaccine manufacturing unit which is at Chennai. 700 crores have been already spent. The state government has asked that for lease so that it would make functional to manufacture vaccines which would be distributed across the country. You said you will respond to it. It's a very important one. So if that is done, vaccine shortage will be brought down. Right. Really, please, Right. 2 months before we made the request. The state government is prepared to take over and Right, right. and manufacture. No discussion, question. Please take note. If you have answer, give. माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु की ओर से प्रपोजल मिली है. हम एग्जामिनेशन उसका करवा रहे हैं. इसके आधार पर. Sir, I have one suggestion and one question. Because we did not disturb, we were listening 55 minutes. After anyone listened to this speech of 55 minutes, everyone thinks it was perfectly handled. Let the minister feel happy about it. My one simple suggestion. His predecessor was here for 2 years. He also tried his best. Whether he did well or didn't do well, that doesn't matter. We would like to place on record, at least his predecessor tried his best for 2 years. Since he decided to leave his predecessor out, I thought it was nice here to... Thank you. Sir, question. One question. Sir, one question. Can he tell us on the floor of this House, by December 31, 2021, because otherwise it's all fancy, how much approximately double vaccination India's population will be? It is now under 5%. Right. Minister, please tell us this. इतना बताने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी डायरेक्ट जी का क्वेश्चन है. हमारा प्रयास है कि देश के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द, एक लगा है उसको दूसरा लगना ही है, स्वाभाविक है. और डे बाय डे प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेंगे कि सेकंड डोज कब लगेंगे, वो भी शुरू हो गए हैं और अच्छी तरह से लग रहे हैं. Sri Vinay Viswam, no. This is not an answer. Sri Vinay Viswam, it cannot be to your satisfaction, na? Please, Sri Vinay Viswam, Mr. Vinay Viswam. Sir. Do you have a question or suggestion? Please. So today in the morning, I had a question, a simple question. The number of doctors, nurses, and other healthcare workers who have succumbed to COVID. This is the question, simple question. The answer was that the ministry does not maintain. We are not discussing again. If you have any question or suggestion. I request, please maintain the details of the victims of the COVID. Right. Next point is that please tell the House how many public sector pharma companies are still in India kept idle. Right. Please. Take note of that. I think fairly Minister has covered most of the points. To be satisfied or not to be satisfied is up to the members. I can't force you to be satisfied. But he made a fair attempt to cover all the points, and being a newcomer to this ministry. And earlier, his predecessor also has done his best. There is no doubt about it. Now, special mentions. Minister can go if we have to go to that presentation. Special mentions have to be read. Dr. V. Sivadasan. You have to say that I am laying it because time is over. I am laying it on the table.
You say it, not me. So, Right. respected sir, the situation created by the COVID-19 pandemic is alarming. One of the immediate steps to be taken to counter the present crisis to ensure universal vaccination. Please, members who want to go, Yes, go. so I am Next. placing it. अजय प्रताप सिंह, बैठ जाए ना, बैठ जाए, क्या प्रॉब्लम है भाई, जाके क्या करना? बाहर बारिश चल रहा है, प्लीज. अजय प्रताप सिंह is not there. Due to COVID pandemic, many families lost their loved ones. In many cases, COVID patient was so... Don't read fully, just say I'm laying it on the table. मैं सभा पटल पे रख रहा हूँ, ऐसा मैं बताइए. सभा पटल पर स्पेशल मेंशन का वक्तव्य श्रीमती फूलो देवी नेतम, माँ. महोदय, मेरा विषय है खरीफ 2021 में छत्तीसगढ़ के उर्वरक मांग अनुपूरक आपूर्ति के संबंध में है. मैं सभा पटल पे रखती हूँ. अच्छा है. श्री राजामणि पटेल, राजामणि जी है? नो. श्री प्रशांत नंदा, नॉट देयर. श्री कनकमेडल रविंद्र कुमार. The benefit is given to the OCI holder. Requesting to restore it, I laid on table. ठीक. श्री महाराजा सैनाजुबा लशंबा, मणिपुर. It's working. Working. Thank you, sir. My special mention is demand to delete 8 assembly constituencies from the Outer Manipur parliamentary constituency and their inclusion. Right, thank you. In the Dr. Amar Patnaik, you have to lay. I lay my... Please. Good. Sir, through this special mention, I am raising the demand for reducing Odisha's state share in centrally sponsored schemes and SDRF. I lay the special mention. Dr. Kirodilal Meena. किरोड़ीलाल जी है? नहीं. डॉक्टर विकास महात्मे. थैंक यू चेयरमैन सर. ये स्पेशल मेंशन के बारे में मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि धनगर, कुरुबा, कुरुमन, पाल, गडरिया आदि जो घुमंतु शेफर्ड कम्युनिटी के उत्थान के बारे में उनको एसटी आरक्षण का लाभ देने के बारे में विषय है. श्री नीरज रांगी, श्री सकलदीप राजभर जी. माननीय सभा जी धन्यवाद. भारत में सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, बीडीसी का चुनाव सीधे जनता द्वारा होती है. मेरा मांग है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाए. धन्यवाद सकलदीप जी. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, 22nd July, day after tomorrow. It is heavy rain outside. Please be careful and then move.